नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के संपूर्ण इतिहास के बारे में। और जैसा कि सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है उसको 3 भागों में हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो है छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास है, दूसरा जो है छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास है, और जो अगला है अर्थात तीसरा है वह छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास है। तो टोटल हम लोग 3 भागों में इसको पढ़ते हैं। तो तीनों भागों से लेकर के हम लोग लगभग 200 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन है जो कि सभी पूछे गए हैं। और जितना भी आपको यहाँ पर आंसर बताया जाएगा ना, वह आयोग द्वारा लिया गया आंसर आपको बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्नों में। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट है वो हमारा रहेगा प्राचीन इतिहास का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा प्रश्न दिया है चितवा डोंगरी गुफाएं किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो कौन से जिले में स्थित है? कांकेर दिया है, गरियाबंद है, बालोद या फिर कवर्धा। तो ये जो गुफाएं है ना चितवा डोंगरी, ये आपको देखने को मिल जाएंगे बालोद जिले में। ठीक है, कहाँ पर? बालोद जिले में आपको देखने को ये मिल जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको दिया है छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, अर्थात किनके द्वारा इनकी खोज की गई थी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया ना। इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र। ठीक है, दोनों का नाम याद रखिएगा। इनके द्वारा क्या की गई थी, तो यहाँ के जो शैल चित्र हैं इनकी खोज यहाँ पर की गई थी। ठीक, ऑप्शन जो बी है ना, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरे नंबर का प्रश्न है रायगढ़ जिले का सिंघनपुर प्रसिद्ध है, तो किस लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, मूर्ति कला के लिए, या फिर कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न दिया है चंवर ढाल पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र का स्थान कौन सा है। तो देखो यहाँ पर स्थित जो शैल चित्र उसका स्थान कौन सा है हमको बताना। तो देख सकते हैं आपको 4 ऑप्शन अलग अलग देखने को मिल जाएगा, और जो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, ऑप्शन सी हो जाएगा सिंघनपुर। ठीक, ऑप्शन सी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न है छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र सर्वाधिक किस जिले में प्राप्त हुए हैं? राजनांदगांव दिया है, बिलासपुर है, रायगढ़ या फिर बालोद है। तो कौन से काल का है, इसको आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है ना भाई, तो प्रागैतिहासिक कालीन यहाँ पर बोला है, और जो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा तो रायगढ़ हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन जो सी है इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 200 क्वेश्चन लगभग कवर करने वाले, इसलिए हम लोग सीधा सीधा आंसर के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, ताकि कम से कम समय में आपका 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो सके और आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर अगला जो प्रश्न है देखिएगा, कबरा पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में यह पहाड़ स्थित है? रायगढ़ है, जसपुर है, सरगुजा या फिर अंबिकापुर। तो जो कबरा पहाड़ है ना, वह आपको देखने को मिलता है रायगढ़ जिले में। ठीक है, रायगढ़ जिले इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, 7वें नंबर का है वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है? तो क्या नाम है वेदों में वर्णित बस्तर का नाम हमसे पूछा गया है। तो अर्थात वेद के अनुसार बस्तर को किस नाम से जाना जाता है, इस प्रकार से प्रश्न है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो आपको हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण दिक। ठीक है, दक्षिण दिक के नाम से इसको जाना जाता था बस्तर को। किस में? तो याद रखिएगा वेदों में। ठीक है, वेदों के अनुसार इसका नाम दक्षिण दिक था। तो इसका जो आंसर हुआ ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 8वें नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? तो कलिंग है, उसके बाद देख सकते हैं आपको आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं, ऑप्शन डी होगा दक्षिण कोसल। ठीक है, बाकी पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है, लगभग सभी को पता होगा कि दक्षिण कोसल के नाम से प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को जाना जाता था। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, 9वें नंबर का है छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली भाषा छत्तीसगढ़ी का प्राचीन नाम क्या है? तो देखो छत्तीसगढ़ में के हिसाब से बोली जाने वाली भाषा नहीं बल्कि एक बोली है। ठीक है, अगर हम लोग हिंदी को हटा दें तो वहाँ पर क्या है, जो छत्तीसगढ़ी हम लोग बोलते हैं वो क्या है, हमारी बोली होती है। तो चलिए इसके बारे में पूछा गया, छत्तीसगढ़ी का प्राचीन नाम क्या है करके हमसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा दक्षिण कोसली। ठीक है, क्या हो जाएगा? दक्षिण कोसली, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या है छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबंध है? तो किस ऋषि से संबंध है? तो देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और जो इसका आंसर है दोस्तों लगभग सभी को ये भी पता होगा, वाल्मीकि के नाम, वाल्मीकि ऋषि के लिए वह प्रसिद्ध है। ठीक है, तुरतुरिया। और इसी को और किस नाम से जाना जाता है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो जन्मस्थली के नाम से, तो किनके जन्मस्थली के नाम से आपको जाना जाता है ना, ये आपको बता रहे हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न दिया है रामवन गमन पर्यटन पथ के लिए किस स्थान को मगध ऋषि का आश्रम माना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रामगढ़ दिया है, शिवरीनारायण दिया है, चंपारण या फिर सीतामढ़ी। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी शिवरीनारायण। ठीक है, क्या है? शिवरीनारायण इसका आंसर यहाँ पर
हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमको दिया जो कि कूट वाला प्रश्न है, ठीक है। अच्छा, वीडियो के जब अंत में मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ, वीडियो से रिलेटेड है, अर्थात जो आगामी वीडियो आने वाला है उसके बारे में, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन अभी CGP में पूछे जाते हैं उसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो आप लोग जरूर उस नोटिफिकेशन को सुनिएगा, अर्थात वहाँ पर क्या बताया जा रहा है, अगला वीडियो कौन सा आने वाला है, इसके बारे में आपको जानकारी वहाँ पर हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 12वें नंबर का प्रश्न है, जनश्रुतियों के अनुसार रामायण कालीन छत्तीसगढ़ के स्थान और उससे संबंधित मान्यताओं के साथ सही संबंध जोड़े, ठीक है। हमको क्या करना है, यहाँ पर सही जोड़ी बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लव कुश का जन्म स्थान, ठीक है। तो यहाँ पर पहला का जो हो जाएगा आपका चौथा, तो देखो पहला का चौथा किस में है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में है, तो बाकी को आप लोग काट दो, ठीक है। बाकी से आपको लेना देना रखना ही नहीं, इसी प्रकार आपको पेपर में भी करना है। उसके बाद देख सकते हैं 2 चीज़ अपने पास बचा है, तो क्या बचा है, श्री राम द्वारा भूदेवी की पूजा है। उसके बाद देख सकते हैं लोमस ऋषि का आश्रम दिया है, फिर अत्रि मुनि का आश्रम दिया, ठीक है। तो देख सकते हैं क्या क्या इसका हो जाएगा। तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा बी का, ठीक है। बी का आपको देखने को मिलेगा रामाराम, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी को आपको देखने को मिलेगा रामाराम। तो यहाँ पर किसमें, बी का तीसरा किसमें दिया है, ठीक है। बी का तीसरा किसमें दिया आप लोग देख सकते हैं, तो ऑप्शन बी में दिया। ऑप्शन बी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा चौथा तीसरा दूसरा पहला, ठीक है। चौथा तीसरा दूसरा पहला इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो बाकी को भी आप लोग मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अत्रि मुनि का जो आश्रम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सीतामढ़ी, जो कि कोरबा में स्थित है, ठीक। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं लोमस ऋषि का आश्रम जो आपको देखने को मिल जाएगा रांची में। तो इस प्रकार हमारा चारों आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं PSC में पूछा गया है, प्रश्न है 2022 का। अगला है सबरी मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है सबरी मंदिर, खरौद है, शिवरीनारायण है, झलप या फिर दंतेवाड़ा, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है, तो देखो बहुत लोग इसको क्या लेते हैं, शिवरीनारायण के नाम से लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बोला जाता है सबरी माता का मंदिर है करके। लेकिन ये आंसर आपका गलत है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा खरौद में स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा सबरी मंदिर कहाँ स्थित है, खरौद में स्थित है सबरी मंदिर। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। बहुत लोग शिवरीनारायण लेकर के चलते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पर नहीं होगा। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिल जाएगा जिसमें दिया है स्थानीय परंपरा के अनुसार राम ने किस स्थान पर सबरी के जूठे बेर खाए थे, खरौद है, तुरतुरिया है, पंचवटी या फिर शिवरीनारायण। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, वो आपको देखने को मिलेगा शिवरीनारायण, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर जो डी है ना, इसका आंसर हो जाएगा शिवरीनारायण पे। खरौद में क्या है, खरौद को किस नाम से जाना जाता है, तो खरौद को छत्तीसगढ़ के काशी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर लक्ष्मणेश्वर मंदिर स्थित है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। दोनों चीज़ आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है कौशल्या माता का मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है। तो कहाँ है स्थित है बताना है। सिहावा में तो स्थित नहीं है। सिहावा से आपको क्या है, एक चीज़ याद रखना है, कौन सा, तो महानदी का उद्गम स्थल, ठीक है। कौन सा यहाँ पर जिला है, तो धमतरी जिला, इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद देख सकते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा ना, चंदखुरी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, चंदखुरी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कौशल्या माता का मंदिर है, ठीक है। कौशल्या माता का मंदिर कहाँ स्थित है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा चंदखुरी में यह स्थित है। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न हमको दिया है वनवास काल में भगवान राम का इस राज्य में निम्नलिखित स्थान से प्रवेश माना जाता है। देखो प्रवेश के बारे में बोला है, कहाँ से प्रवेश माना जाता है, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हर चौका दिया है। उसके बाद देख सकते हैं शिवरीनारायण दिया है, सीता पिंगरा दिया है, उसके बाद सीता लेखनी दिया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन ए हो जाएगा हर चौका, ठीक। हर चौका से क्या माना जाता है, तो प्रवेश माना जाता है इस राज्य में। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थान या फिर स्थल का नाम रत्नावलीपुरी, ठीक है। क्या है, रत्नावलीपुरी था। तो इसको हमको बताना है कौन सा हो जाएगा इसका आंसर। तो देख सकते हैं सिंघनपुर है, नारायणपुर है, सिरपुर या फिर रतनपुर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 70 नंबर का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी रतनपुर, ठीक है। रतनपुर इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और उसके बाद देख सकते हैं बिलासपुर, ठीक है। कौन से जिले में स्थित है ये हमको यहाँ पर बताना है। तो देखो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा जांजगीर चांपा जिले में, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन वर्तमान में आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि 2015 में पूछा गया था। लेकिन देखो मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, दोनों में से आपको एक आंसर सेलेक्ट करके बताना है। एक आपका शक्ति जिले है, दूसरा आपका जांजगीर चांपा जिले। दोनों में से आपको एक को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये जो स्थान है ना, ये कहाँ पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है
मणिपुर महाभारत में उल्लिखित एक राज्य है। आधुनिक छत्तीसगढ़ का यह कौन सा स्थान मणिपुर राज्य था? बिलासपुर है, रायपुर है, रतनपुर या फिर दुर्ग? तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, रतनपुर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न आपको दिया है आनंद प्रभु कुटी विहार में स्थापित मुख्य प्रतिमा किसकी है? विष्णु है, शिवलिंग है, आदिनाथ या फिर बुद्ध है? तो यह किसकी प्रतिमा है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, बुद्ध की यह प्रतिमा है। अगला प्रश्न देखिएगा 21 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें दिया है निम्न में से किस स्थान से बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध विहार और प्रतिमाएं मिली? तो कौन से स्थान से मिली है? कवर्धा है, दुर्ग है, सिरपुर या फिर रायपुर है? तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, सिरपुर। ठीक है, सिरपुर अच्छे से आपको इसको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहीं पर दिया है भोंगापाल किसके लिए जाना जाता है? तो किसके लिए जाना जाता है? विष्णु मंदिर के लिए है, शिव मंदिर के लिए, बौद्ध विहार या फिर किला के लिए? तो जो भोंगापाल है ना, किसके लिए जाना जाता है? तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, तो बौद्ध विहार के लिए जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन जो सी है ना, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर 23 नंबर का प्रश्न है इस राज्य में स्वास्तिक विहार संबंधित है? किससे यह संबंधित है? स्वास्तिक विहार ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो याद रखिएगा यह बौद्ध केंद्र से संबंधित है। ठीक, ऑप्शन बी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है पुरातात्विक महत्व का भांडलदेव जैव मंदिर किस शहर में है? ठीक है, भांडलदेव जैव मंदिर किस शहर में है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अच्छा से नाम याद रखिएगा ना, कौन सा है? तो भांडलदेव जैव मंदिर, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो यह किस शहर में स्थित है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आरंग में यह स्थित है। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न हमको दिया है छत्तीसगढ़ में मंदिरों का नगर किसे कहा जाता है? लगभग सभी को पता होगा मंदिरों का नगर हम लोग किसको जानते हैं? आरंग को जानते हैं मंदिरों के नगर के नाम से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया 26वें नंबर का ग्राम नगपुरा। ठीक है, क्या है? गांव का नाम याद रखिएगा, कौन सा है? ग्राम नगपुरा में स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर का तीर्थकर को समर्पित है। तो अर्थात किसको समर्पित है ना, ये हमसे यहाँ पर पूछा है। तो देख सकते हैं आपको इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, पार्श्वनाथ। ठीक, ऑप्शन सी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 27वें नंबर का है ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो कौन से जिले में यह स्थित है जो ऋषभ तीर्थ है वह? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो आपको आंसर देखने को मिलेगा कौन सा है? तो 2015, अर्थात 2015 में पूछा गया प्रश्न का आंसर उस समय क्या था आपका? जांजगीर चांपा। अब आपको दो ऑप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन आपका ए रहेगा जांजगीर चांपा और ऑप्शन बी रहेगा आपका शक्ति। ठीक है, ऑप्शन बी आपका रहेगा शक्ति। तो अभी वो वर्तमान में यह जो है ना कौन से जिले में आता है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसका जो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न हमको दिया है सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है? ठीक है, तो कौन से शिलालेख में उसका उल्लेख हुआ ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। देख सकते हैं सीता बेंगरा दिया है, जोगी मारा दिया है, किरारी या फिर गुंजी? तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी अर्थात जोगी मारा। ठीक है, याद रखिएगा जोगी मारा इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा 29 नंबर का है छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राचीन थिएटर के अवशिष्ट मिले? ठीक है, किसके द्वारा थिएटर के अवशिष्ट मिले हैं ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देख सकते हैं रायगढ़ दिया है, मैनपाट है, रामगढ़ या फिर बैलाडीला? तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, रामगढ़। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, रामगढ़। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है कोरिया जिले में कौन सा स्थल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं हर चौका दिया है, उसके बाद मरेगढ़ दिया है। ठीक, उसके बाद देख सकते हैं घाघर या फिर कोटाडोल? तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कोटाडोल। ठीक है, कोटाडोल इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन डी में। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा 31वें नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जिसमें दिया है मौर्यकालीन सिक्के यहाँ से प्राप्त नहीं हुए। तो चार ऑप्शन जो दिए है ना, उनमें से कहाँ से मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं? अकलतरा है, ठठारी है, तारापुर या फिर मल्हार? तो कहाँ से मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं? तो याद रखिएगा मल्हार से मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त नहीं हुए। इसको छोड़ करके अकलतरा देख सकते हैं, ठठारी देख सकते हैं, तारापुर और देख सकते हैं, तीनों जगह से आपको मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए। इस प्रकार से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, अर्थात इसका जो आंसर हमको मिला ऑप्शन डी मिला, वहाँ से बस मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिल जाएगा जो कि है 32वें नंबर के। ठीक है, क्वेश्चन में देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के मल्हार में निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए?
कौन सा है, तो देख सकते हैं सातवाहन। ठीक है, सातवाहन के सिक्के प्राप्त नहीं हुए, ये हमसे यहाँ पर बोला जा रहा है। तो देख सकते हैं वेदश्री है, पुडुमा है, अपिलक या फिर सिमुक है। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, सिमुक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्या है, शक्ति जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था। तो देखो किससे बोला है, तो किरारी के प्राप्त काष्ठ स्तंभ के बारे में बोला है ना। और इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सातवाहन वंश। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न हमको दिया है, देख सकते हैं 34वें नंबर का है। सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पद नाम छत्तीसगढ़ के किस स्थान के अभिलेख से प्राप्त हुआ है। तो कौन से अभिलेख से प्राप्त हुआ है ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किरारी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है दमाउदरहा नाला चट्टान लेख में लिखा हुआ है कि राजकुमार वरदत्त ने 1000 गाय दान में दी थी। ठीक है, यह स्थान किस स्थान के नाम से जाना जाता है। तो इस स्थान को हम लोग किस स्थान के नाम से जानते हैं, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गुंजी ग्राम शक्ति। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, गुंजी ग्राम शक्ति के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ से प्राप्त शिलालेख किस शासक का है। तो कौन से शासक का, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कुमार वरदत्त का। ठीक है, कौन से, कुमार वरदत्त का यह शासक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल अभियान में बस्तर के किस राजा को पराजित किया था। देखो किसके बारे में बोला है, समुद्रगुप्त के बारे में बोला है। दक्षिण कौशल अभियान में बस्तर के बोला है ना, बस्तर के किस राजा को पराजित किया था। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना वो हो जाएगा व्याघ्रराज। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, व्याघ्रराज इसका आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 38वें नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों को उत्कीर्णित किया गया है। तो किसका हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 39वें नंबर का प्रश्न देखिएगा, दिया है समुद्रगुप्त के प्रयास प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम है। ठीक है, तो कौशल के शासक का नाम यहाँ पर हमसे पूछा गया है और इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना वो हो जाएगा महेंद्र। ठीक है, ऑप्शन जो सी है ना इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 40वें नंबर का प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में निम्नलिखित राज्यों को जीता, जिनमें से 2 छत्तीसगढ़ के क्षेत्र थे। कौन कौन से छत्तीसगढ़ के क्षेत्र थे ये हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा वो है कौशल और महाकांता। ठीक, तो पहला और तीसरा जिसमें वही हमारा आंसर होगा, तो ऑप्शन जो सी है ना इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हमको दिया है कौशल और महाकांतर, और ये 2 है ना छत्तीसगढ़ से बाहर के हैं। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है मेघदूत में वर्णित रामगिरी छत्तीसगढ़ के किस जिले में है। ठीक है, तो मेघदूत में जो वर्णित है रामगिरी ना वह छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। जांजगीर चांपा है, जसपुर है, सरगुजा या फिर दंतेवाड़ा। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना ऑप्शन सी हो जाएगा, सरगुजा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न है छत्तीसगढ़ के बानाबरद में निम्नलिखित गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। तो किसका सिक्का प्राप्त नहीं हुआ ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, और जो इसका आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ठीक है, अब इसको छोड़ करके बाकी का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से उनके सिक्के प्राप्त हुए थे। कच्छ दिया है, चंद्रगुप्त दिया और समुद्रगुप्त। ठीक है, तो स्कंदगुप्त को छोड़ के बाकी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 43 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा राजीव लोचन मंदिर का निर्माण विलास तुंग इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था। तो देखो आपको यहाँ पर क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले याद रखना है कि राजीव लोचन मंदिर, ठीक है, राजीव लोचन मंदिर जो कि कहाँ पर है, राजीव में है ना, एक चीज़ याद रखना है। दूसरा, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो विलास तुंग ने इसका निर्माण करवाया था, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, अब उसके साथ इसी में क्या बोला है कि ये किस वंश के थे, अर्थात किस राजवंश से संबंधित थे, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है ना। और इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना नल वंश हो जाएगा। ठीक है, नल वंश हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन से 3 से 4 चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो इसको इसी प्रकार से क्वेश्चन को ना तैयारी किया जाता है। आप एक क्वेश्चन लीजिए, उससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आपको अच्छे से तैयारी करना रहता है।
चलिए अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, 44वें नंबर का प्रश्न हमको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो कौन सा है दोस्तों, इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राजिम अभिलेख। ठीक है, ऑप्शन जो बी है इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न हमको दिया है, नल वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ मिली थी। तो कहाँ पर मिली थी नल वंश के शासकों की जो स्वर्ण मुद्रा है उसके बारे में बोला गया है। तो इसका जो आंसर है ना हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, केशकाल या फिर अड़ेंगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए इसका आंसर हो जाएगा, नाम याद रखिएगा, केशकाल या फिर अड़ेंगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमको दिया है 46वें नंबर का प्रश्न है, प्राचीन काल में इस राज्य में नल वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। तो नल वंश के संस्थापक के बारे में बोला गया कि कौन था करके। तो देखो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और जो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा वराहराज। ठीक है, वराहराज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमको दिया है, सुमेलित कीजिए करके दिया, इस राज्य के प्राचीन राजवंश एवं उनके शासक। तो शायद आप लोग देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा राजवंश है, दूसरा साइड उसके शासक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसको हमको सुमेलित करना है कि कौन इसका आंसर होगा करके। ठीक है, कौन इसका आंसर होगा करके। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपको ऑप्शन ए दिया है, राजऋषि तुल्य कुल दिया है ना, इसका जो आपको देखने को मिलेगा ना वो क्या देखने को मिलेगा, तो पहला का पहला ही देखने को मिलेगा। ठीक है, भीमसेन द्वितीय। ठीक है, क्या हो जाएगा, भीमसेन द्वितीय इसका यहाँ पर आंसर होगा। उसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं अगला जो यहाँ पर होगा ना, सर्वपुरी का आपका हो जाएगा तीसरा कौन सा है, प्रवरराज। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो पहला का पहला और बी का तीसरा किस में है, तो एक ही ऑप्शन में हमको देखने को मिला ऑप्शन ए में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमको दिया है, निम्न शासकों के नाम उनके राजवंशों से सुमेलित कीजिए। तो देख सकते हैं 4 हमको यहाँ पर शासक दिया है एक साइड में, 4 उसके राजवंश दिए है। तो हमको क्या करना है, इसको सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो जो कन्हर देव दिया है ना उसका जो संबंध है किससे है, तो यहाँ पर छिंदक नागवंश। ठीक है, तो ए का चौथा किसमें आप लोग देख सकते हैं। तो जो ए का चौथा है ना वो आपको देखने को मिलेगा बी में और सी में। तो ए को आपको काट दीजिए और डी को आप लोग काट दीजिए। ठीक है, 2 ऑप्शन आपके पास बचा। अब चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमको दिया है ना स्कंदवर्धन। ठीक है, स्कंद वर्मन दिया है। तो इसका जो संबंध है किससे है, तो नल वंश से। ठीक है, किससे, नल वंश से। तो क्या हो जाएगा, बी का पहला किस में है, तो ऑप्शन सी में। ठीक है, ऑप्शन सी में बी का पहला है। तो इसका जो आंसर हमारा हुआ ना ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहीं पर देखिएगा, क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाएगा जिसमें दिया है, बस्तर के नल राजाओं की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो देख सकते हैं कौन सी थी उसकी राजधानी, इसके बारे में हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पुष्करी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 50वें नंबर का प्रश्न है, रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में निम्नलिखित किन राजाओं का उल्लेख किया गया है। तो कौन से राजाओं का उल्लेख किया गया है, देख सकते हैं 4 ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया है। पहला दिया है सूरा, दूसरा दिया है दैत्य वर्मा, ऑप्शन जो सी दिया है विभीषण और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, अब हमारे पास लगभग 30 से 32 क्वेश्चन बचे हैं जो कि प्राचीन इतिहास से हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग मध्यकालीन इतिहास का क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि लगभग आपको 80 क्वेश्चन वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। उसके बाद जो हम लोग कवर करेंगे आधुनिक इतिहास। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अगला जो प्रश्न है क्या है, इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था। ठीक था, तो सर्वप्रथम कौन सा राजवंश था ये हमको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अलग अलग आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा और जो इसका आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, राजऋषि तुल्य कुल। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न है, निम्न राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया। तो किन्होंने शासन किया था ये हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अलग अलग आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिएगा आपको क्या देखने को मिला है कि निम्न राजाओं ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया। तो क्रम के हिसाब से यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, क्रम के हिसाब से आपको बताना है। तो जो पहला हो जाएगा आपका, ये भी जस्ट हम लोग कवर किए हैं, पहला रहेगा। ठीक है, तो सिर्फ ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा नल वंश। ठीक है, तो 1 और 3 किस में है, तो सिर्फ ऑप्शन बी में आपको देखने को मिला। तो इसका जो आंसर यहाँ पर होगा ना ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हो जाएगा आपका राजऋषि तुल्य कुल वंश हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा नल वंश,
फिर हो जाएगा सर्वपुरी वंश, उसके बाद चक्रकोट का नागवंश। तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन बी है ना, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। प्रश्न हमको दिया है छत्तीसगढ़ के प्राचीन राजवंश और शासक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, जोड़ी बनाना है। ठीक है, सुमेलित करना है, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या इसका आंसर होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहला का आपका हो जाएगा, देख सकते हैं, तो ऑप्शन पहला का हो जाएगा आपका सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा पहला का। तो जिसमें दिया है आपको राजऋषि तुल्य कुलवंश का भीमसेन प्रथम, तो पहला का देखो सी किस में है, तो पहला का सी आपको सिर्फ ऑप्शन सी में देखने को मिला है। तो इसका जो आंसर होगा ना, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर आप लोग अलग अलग दिया है ना, जैसे कि ऑप्शन आपको पहला ए से स्टार्ट है, किसी में सी से है, किसी में बी से, किसी में डी है, तो आप पहला ही अगर आप लोग पता लगा लेंगे तो आपको और बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर वहीं से निकल जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, फिर से हमको दिया है, सुमेलित कीजिए करके। तो चलिए बताते हैं क्या क्या इसका आंसर होगा। प्राचीन राजवंश आपको एक सेट दिया है और एक सेट इसका शासक दिया है। ठीक है, तो क्या होगा देख सकते हैं, राजऋषि तुल्य कुल के बारे में दिया है, आप लोग देख सकते हैं, महाशिव गुप्त है, भीमसेन है, भवरदत्त वर्मन और प्रसन्न मात्रा दिया। तो अभी हम लोग कवर किए थे इस प्रकार के और प्रश्न। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले इसका देख सकते हैं जो जोड़ी बनेगा ना, दूसरे के साथ बनेगा। तो ए का दूसरा देख सकते हो किसमें है, तो ऑप्शन बी बस में। ठीक है, किसमें दिया है आपको, ऑप्शन बी बस में ए का दूसरा दिया ना, तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। प्रश्न हमको दिया है, इस राज्य के निम्नलिखित किस प्राचीन राजवंश से राजा प्रसन्न मात्र संबंधित था। तो कौन से राजवंश से यह जो राजा है ना प्रसन्न मात्र, यह संबंधित है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा ना आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सरवपुरी वंश। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 56वें नंबर का प्रश्न देखिएगा। छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरवपुरी वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियां थी। ठीक है, तो सरवपुरी वंश के बारे में बोला है और उनकी राजधानियां कौन कौन सी थी, ये हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो जो सरवपुरी वंश की राजधानियां थी ना, इसके बारे में तो हो जाएगा आपका सरभपुर। ठीक है, सबसे पहले आपको हो जाएगा सरभपुर, तो जिसमें दूसरा दिया है। उसके बाद आप हो जाएगा सिरपुर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। उसके बाद प्रसन्नपुर, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा तीसरा चौथा जिसमें भी है वो हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन जो बी उसी में दिया है, दूसरा तीसरा चौथा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। प्रश्न दिया है, सरभपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे। तो देखो कौन सा वंश है, सरभपुरी वंश, इसके बारे में पूछा है। स्वर्ण सिक्कों के बारे में पूछा है, तो किन्होंने प्रचलित किए थे ये हमसे यहाँ पर पूछा है ना। 57 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना प्रसन्न मात्रा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, सरभपुरी अमरार्य, ठीक है, क्या दे, सरभपुरी अमरार्य कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे। तो कौन से धर्म का पालन करते थे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और जो इसका आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा वैष्णव धर्म। ठीक है, ऑप्शन जो ए है ना, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कूट वाला ये भी अर्थात सही जोड़ी वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सूची अ दिया है, सूची ब दिया है, हमको सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक साइड आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ यहाँ पर शासक के नाम देखने को मिलेंगे और यहाँ पर कुछ उसके वंश देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन किस वंश से संबंधित है ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो भवरदत्त वर्मा का जो संबंध है नल वंश से है। ठीक है, तो पहले का तीसरा जिसमें होगा देखो, तो ऑप्शन हमको सिर्फ एक ही में देखने को मिला है, ऑप्शन सी में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है 60वें नंबर का प्रश्न, जिसमें दिया है, यहाँ पर राजवंश है और शासक है, हमको इसको सुमेलित करना है, कौन किससे सुमेलित है। तो अभी मैं कई क्वेश्चन बता चुका, उसमें से आपको लगभग आधे नाम देखने को मिल गए थे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कवर करते हैं, जो कि 61वें नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप लोग देख सकते हैं क्या दिया है। यहाँ पर भी सुमेलित कीजिए करके दिया है, राजवंश और शासक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो नल वंश दिया है, सर्वपुरी वंश दिया है, पांडु वंश और सोमवंश। ठीक है, तो इसको भी आप लोग आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग कवर किए थे। ठीक है, क्या क्या कवर किए थे उसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। तो 61 का जो यहाँ पर हो जाएगा ना, तो नल वंश का क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्कंद वर्मन। ठीक है, तो पहले का तीसरा किस में है, तो आपको ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में देखने को मिलेगा, तो इन दोनों को आप लोग काट दो सबसे पहले। अब उसके बाद ये देखिएगा, ठीक है, उसके बाद हमको क्या देखना है, सरवपुरी वंश। ठीक है, सरवपुरी वंश के बारे में हमको देखना है, तो इसका हो जाएगा सुखदेवराज। ठीक है, क्या हो जाएगा, सुखदेवराज हो जाता है। तो यहाँ पर देखो बी का चौथा किस में है, तो बी का चौथा सिर्फ है आपका ऑप्शन बी में। तो इसका जो आंसर होगा ना ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न हमको दिया है, गामस
कोसलीय, ठीक है, क्या दिया है, गामस कोसलीय ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण शब्द किस क्षेत्र की मुद्रा में प्राप्त हुआ है। तो कौन से क्षेत्र की मुद्रा से यह प्राप्त हुआ है, तो इसका जो आंसर है ना मल्हार हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग मल्हार के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग मल्हार के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है सरवपुरी वंश के शासक जसराज, ठीक है, क्या दिया है, जसराज की मुद्राओं में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह अंकित है। तो कौन सा चिन्ह अंकित है ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, और इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन बी हो जाएगा गजलक्ष्मी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। देवरानी जेठानी मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का जब इतिहास पढ़ोगे ना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से लगभग आपको अगर साल भर में 10 एग्जाम होगा तो 10 एग्जाम में से 8 से 9 एग्जाम में आपको यहाँ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, ठीक है। तो देवरानी जेठानी मंदिर इसमें से किस भगवान को समर्पित है, तो यह कौन से भगवान को समर्पित है, इसके बारे में हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो लगभग सभी को पता होगा भगवान शिव से यह संबंधित है या फिर समर्पित है, ठीक है। तो इसका आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। तो इससे जुड़े जो भी आपको पॉइंट मिलते हैं आप उस पॉइंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पुराना मंदिर कौन सा है, तो अभी हम लोग कवर किए थे कौन सा, देवरानी जेठानी मंदिर, ठीक है। यही क्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर है, ठीक है, सबसे पुराना मंदिर है। अब देखो यहाँ पर ये होता है जो ताला गांव में, ठीक है, ये पूछा जाता है कि जो देवरानी जेठानी मंदिर है ना वह कौन से गांव में है, ठीक है। तो कौन से ग्राम में है, तो याद रखिएगा ताला गांव, ठीक है, ताला गांव के नाम से जानते हैं, वहां पर स्थित है। अब यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, कौन सा, कि वह किस नदी के किनारे पर है, ठीक है। तो मनियारी नदी, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है गामस कोसली शब्द किस लिपि में उत्कर्णित है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। 66 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि में, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में यह उत्कर्णित है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको दिया है सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था। तो कौन था प्रथम शासक सिरपुर के पांडु वंश का, ये भी देखो वंश के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। जो है ना सबसे पहले आपको क्या करना है, जो वंश है ना उसको आप लोग लाइन से लिख लो। छत्तीसगढ़ में जितने भी वंश राज किए ना, पहला दूसरा तीसरा करके आप लोग कॉपी में लिख लो। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ जो वंश दिया है ना उसको आपको अरेंज करने के लिए दे दिया जाता है, या फिर ये पूछा जाता है कि वंश का, ठीक है, जो पहला वंश कौन था, उसके संस्थापक कौन थे, कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, और उसकी राजधानी कौन सी थी, ठीक है, इस प्रकार से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर कवर करते हैं 67 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उदयन, ठीक है, उदयन इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जितने भी आंसर यहाँ पर लिए जा रहे हैं ना, अगर आपको लगता है कुछ ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ का आंसर ये होना चाहिए था, ठीक है, इस प्रकार से हो सकता था करके, क्योंकि आप वहाँ पर मिस्टेक बता दिए करके। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ, यहाँ पर जितना भी आंसर आपको बताया जाएगा ना वह सब के सब आयोग के द्वारा लिए गए ही आंसर है, ठीक है, उसी को हम लोग मान्य करके यहाँ पर आपको बता रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर 68 नंबर का है, ये आपका है, लिए आपके लिए क्वेश्चन जो है देख सकते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सिरपुर के बारे में आप लोग कई बार पढ़े होंगे, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न यहीं पर हम लोग देखते हैं जो है 69 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें दिया है सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के निर्माण में प्रमुखतः निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया है। तो किसका उपयोग किया गया है, सीमेंट है, ईंट है, लकड़ी या फिर मिट्टी। तो किसका उपयोग वहाँ पर किया गया है ये हमसे पूछा जा रहा है, और जो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना तो ऑप्शन बी हो जाएगा ईंट का। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है। देखो 3 क्वेश्चन लगातार जो दिया है सिर्फ उसी से पूछा गया है, सिरपुर से, ठीक है, सिरपुर के जो लक्ष्मण मंदिर है ना उसी से रिलेटेड पूछा गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सिरपुर, ठीक है, सिरपुर में यह स्थित है। अब देखो यहाँ पर जो मंदिर है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। अब यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि वहाँ पर कौन से मतलब देवता का निवास है, या फिर ये बोल सकते हैं कौन सी देवता की प्रतिमा, इस प्रकार से पूछा जाता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है, ठीक है, क्या क्वेश्चन बनता है, तो बौद्ध, ठीक है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कहाँ से साक्ष्य मिले हैं करके, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है जो सिरपुर है ना वह कौन सी नदी के तट पर स्थित है। तो मैं जो छत्तीसगढ़ का जो भूगोल पढ़ाया था, ठीक है, जिसमें लगभग आपको 245 क्वेश्चन कराया था, उसमें मैं इन सब चीज़ के बारे में आपको बता चुका हूँ कि कौन सा कहाँ पर स्थित है, कौन सा जो नगर है किस नदी के तट पर स्थित है। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग किए थे उसमें। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 71 का नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें दिया है प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित शासक ने मोखरी
राजकुमारी वासटा से विवाह किया था। ठीक है, तो किन्होंने किया था राजकुमारी वासटा से विवाह, ये हमसे पूछा जा रहा है ना भाई। इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हर्षगुप्त। ठीक है, हर्षगुप्त इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिएगा, इस राज्य के सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वास्ता ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण करवाया था। तो सभी को मिलाकर के एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पर पता चल गया। ठीक है, तो कौन सी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 72 का, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, पांडुवंश। ठीक है, पांडुवंश इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो पांडुवंश है, उसके बाद देख सकते हैं किन्होंने करवाया था इसका निर्माण, तो रानी वास्ता ने करवाया था। किससे करवाया था, तो ईंटों से करवाया था। कहाँ पर यह स्थित है, तो आप लोग देख सकते हैं सिरपुर में यह स्थित है। तो लगभग एक ही क्वेश्चन में आपको कई आंसर यहाँ पर आपको मिल गए और आपको यहाँ पर पता भी चल गया। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न दिया है, इस राज्य के प्राचीन पांडुवंश ने निम्नलिखित में से किस शासक ने कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो किन्होंने की थी देख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा और जिसका आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, तीवरदेव। ठीक है, तो इन्होंने कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है, 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वेनसोंग ने इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान को भेंट दी थी। तो देख सकते हैं किस स्थान को भेंट दी थी, इसके बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया। तो इसका जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिरपुर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सिरपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, चीनी यात्री वेनसोंग ने सिरपुर की यात्रा की थी तो कौन से सदी में की थी। तो इससे जुड़े हुए भी आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये भी एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा वेनसोंग के बारे में कि यात्रा कब की गई थी, कहाँ कहाँ इनकी यात्रा की गई थी। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना ऑप्शन बी हो जाएगा, 7वीं सदी में। ठीक है, 7वीं सदी में इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो सिरपुर है, उसको छोड़ करके एक और फेमस जगह है, उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाई, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 76 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें दिया है, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नांकित किस शहर की वेनसोंग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की थी। ठीक है, तो कौन सी शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कौन सा जिला है, महासमुंद जिले के बारे में बोला गया, 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना देख सकते हैं 76 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, सिरपुर। ठीक है, अभी जस्ट कवर किए थे इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पांडुवंशी शासक के समय वेनसोंग सिरपुर आया था। तो किसके शासनकाल में आया था, इस प्रकार से बोल सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना महाशिवगुप्त। ठीक, ऑप्शन जो ए है ना इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा महाशिवगुप्त। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है, चीनी इतिहासकार वेनसोंग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की थी। मल्हार है, जांजगीर है, दमऊ धारा है या फिर तेलाग्राम है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया है उतेला नहीं बल्कि तालाग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा ना मल्हार हो जाएगा। ठीक है, मल्हार हो जाएगा। वीडियो को अगर आप लोग पूरा देखेंगे ना तो मैं जितना क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ ना सभी के सभी आपको यहीं से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन को हमसे सर पूछे हैं और हमको किसका आंसर देना है। तो आप लोग आसानी से यहाँ से आगे पीछे क्वेश्चन देख करके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए इस टॉपिक से जुड़े कुछ क्वेश्चन और बचे जिसको हम लोग कवर कर लेते हैं। 79 नंबर के यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से महाशिवगुप्त संबंधित था। तो कौन से राजवंश से यह संबंधित है इसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका पांडु वंश। ठीक है, जो महाशिवगुप्त था ना वह पांडु वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न हमको दिया है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया। तो किन्होंने इस राज्य पर शासन नहीं किया ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन डी हो जाएगा मौखरी। ठीक है, मौखरी राजवंश ने इस पर शासन नहीं किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है 81 नंबर का है, छत्तीसगढ़ के मैकल क्षेत्र में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था। कहाँ पर बोला है, मैकल क्षेत्र। ठीक है, मैकल क्षेत्र बोला है, तो किस राजवंश का शासन था ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन ये हो जाएगा सोमवंश का। ठीक है, सोमवंश का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है चित्रांगतपुर। ठीक है, चित्रांगतपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया था। तो किन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। तो इसका जो आंसर है ना हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा पांडु राजवंश। ठीक है, पांडु राजवंश ने इसको अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस प्राचीन इतिहास का। तो देखिएगा क्या है, खरौद के लखनेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख प्राप्त होता है। तो कौन से शासक का उल्लेख प्राप्त होता है। तो इसका जो आंसर यहाँ पर होगा ना ऑप्शन बी हो जाएगा ईशान देव। ठीक है, ईशान देव का यहाँ पर शासन प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है कि खरौद को और किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की काशी के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
छत्तीसगढ़ की काशी के नाम से जाना जाता है। यहीं पर कौन सा मंदिर है? लक्ष्मणेश्वर मंदिर, जिसको हम लोग किस नाम से और जानते हैं? लक्ष्मणेश्वर मंदिर के नाम से भी इसको जानते हैं, जिसको लाखा चौड़ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार 2-3 नाम इसके जिसको आपको जाना जरूरी है, जो कि वर्तमान में जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं अब हम लोग मध्यकालीन इतिहास का जो क्वेश्चन है उसको। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलचुरियों ने इस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित की? तो कौन से वर्ष में कलचुरियों ने अपनी सत्ता स्थापित की थी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। और इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, वह हो जाएगा 1000 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन हमारा जो बी है ना, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ के रतनपुर के शासन करने वाली कलचुरी मूलतः निम्नलिखित में से किस स्थान के थे? ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ के रतनपुर के जो शासन करने वाले कलचुरी थे ना, उसके बारे में पूछा गया कि वो मूलतः ना किस स्थान के थे। तो देख सकते हैं आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और जो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका महेशपति। ठीक है, ऑप्शन जो हमारा ए है ना, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? तो किन्होंने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। और इसका जो आंसर हो जाएगा ना, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कलचुरी। ठीक है, कलचुरी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, चौथे नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा, कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? ठीक है, तो इसके बारे में बोला है कलचुरी वंश के कुल देवी के बारे में हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। और जो इसका आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, गजलक्ष्मी। ठीक है, गजलक्ष्मी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने अपने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? तो आप लोग देख सकते हैं, लहुरी दिया है, बेहुरी दिया है, त्रिपुर या फिर कलिंग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लहुरी शाखा। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है, इस राज्य में कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी थी। तो कलचुरी वंश की प्रथम जो राजधानी थी ना, वह कौन सी थी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। तो याद रखिएगा, तुम्माड़। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा, तुम्माड़। अगला प्रश्न देखिएगा, 7वें नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुम्माड़ से शासन नहीं किया? तो किन्होंने शासन नहीं किया, कौन से वंश का? तो कलचुरी वंश का। ठीक है, कहाँ पर? तो तुम्माड़ में। तो आप लोग देख सकते हैं 4 ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया है, और जिसका आंसर हो जाएगा ना, पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक है, ऑप्शन हमारा जो सी है ना, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, पृथ्वीदेव प्रथम। चलिए 8वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ के है वंशी, जिसको हम लोग कलचुरी के नाम से जानते हैं, शासकों की राजधानी थी? तो कौन कौन सी यहाँ पर उसकी राजधानी थी, ये हमसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, तुम्माड़ उनकी राजधानी थी, रतनपुर और रायपुर तीनों की तीनों उनकी राजधानी थी। तो ए, बी और डी ऑप्शन आपको कौन से में देखने को मिलेगा? ऑप्शन डी में। ठीक है, तो इसका जो आंसर यहाँ पर होगा ना, ऑप्शन हमारे पास जो डी है ना, वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 9वें नंबर का प्रश्न देखिएगा, 9वें नंबर का जो प्रश्न है वो हमको दिया है, तुम्माड़ राजधानी से निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। तो किन्होंने शासन किया था? तो पहला और दूसरा। ठीक है, कलिंग राज और कमल राज। ठीक है, पहला और दूसरा। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में। तो बाकी ने नहीं किया था, याद रखिएगा। जो तीसरा और चौथा दिया है, तो कहाँ से बोला है? तो इसको भी आप लोग याद रखना, तुम्माड़ राजधानी से बोला है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो कलिंग राज और कमल राज। तो इसका जो आंसर आया हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिल जाएगा, जिसमें दिया है, कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। तो किन्होंने शासन किया था छत्तीसगढ़ पर, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कमल राज। ठीक है, कमल राज के बाद आपको देखने को मिलेगा रत्नराज। तो हमारा कमल राज पहला हो जाएगा, फिर हो जाएगा रत्नराज। तो 32 अर्थात तीसरा। उसके बाद क्या हो जाएगा? दूसरा कौन से में है? तो ऑप्शन सी में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। ठीक है, तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न हमको दिया है, कलचुरी काली राजाओं की रानियों के नाम के साथ मिलान कीजिए। तो हमको क्या करना है? रानियों के नाम के साथ मिलान करना है। तो देख सकते हैं, जगदेव दिया है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा, देख सकते हैं, जगदेव का जो संबंध हो जाएगा किससे हो जाएगा? सोमल्ला। ठीक है, किससे हो जाएगा? सोमल्ला। तो देखो किस में है, ए का चौथा किस में है? तो ए का चौथा सिर्फ आपको ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा। तो इसका जो आंसर हुआ ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन उसके साथ आप लोग दूसरा का भी देख सकते हैं, दूसरा का हो जाएगा आपका, दूसरा ही हो जाएगा। ठीक है, लाछल्ला देवी। क्या हो जाएगा? लाछल्ला देवी हो जाएगा, जाजल्य देव का। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, जो यहाँ पर पृथ्वीदेव प्रथम का हो जाएगा आपका पहला, जिसमें आपको देखने को मिलेगा राजल्ला देवी। उसके बाद आपको एक ही बचा है, कौन सा? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चौथा, रत्नदेव द्वितीय। ठीक है, रत्नदेव द्वितीय का जो हो जाएगा ना, वह क्या हो जाएगा आपका? चौथा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अच्छा, ये तो हम लोग कवर किए थे ना अभी।
ए वाला कवर किए तो हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक है, तीसरा जो बचा था यहाँ पर एक देख सकते हैं, तो उसका संबंध क्या हो जाएगा, रल्ला से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 12वें नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें दिया है इस राज्य में कलचुरी वंश के शासक का संस्थापक इनमें से कौन था। तो कलचुरी वंश के संस्थापक के बारे में बोला है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत ये हमको पूछा जा रहा है। और जो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा कलिंग राज्य। ठीक है, कलिंग राज्य इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, अच्छा 12वें नंबर का था ना, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है तुम्माड़ से शासन करने वाली अंतिम कलचुरी शासक कौन था। ठीक है, तो कौन था ये हमको यहाँ पर बताना है। तुम्माड़ से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, और इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, वह हो जाएगा रत्नराज प्रथम। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है किस कलचुरी शासक ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई। तो किन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, किस कलचुरी शासक ने बोला है ना, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, हमारा रत्नराज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो सी है ना, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महामाया मंदिर किसके शासन काल के दौरान बनाया गया था। तो देख सकते हैं किसके शासन काल के दौरान महामाया मंदिर बनाया गया था, जो कि रतनपुर में स्थित है। ठीक है, रतनपुर के महामाया मंदिर के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा रत्नदेव प्रथम। ठीक है, क्या हो जाएगा, रत्नदेव प्रथम इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है तुमन खोल, नल खोल, देवी खोल, भैरम खोल एवं वराह खोल किस पुरातात्विक पर्यटन केंद्र में स्थित है। तो कौन से पर्यटन केंद्र में स्थित है, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। और इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा रतनपुर। ठीक है, रतनपुर इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ के किस शहर को आमतौर पर टंकियों के शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो टंकियों के शहर के नाम से किसको जाना जाता है, रतनपुर को ही जाना जाता है। ठीक है, रतनपुर को टंकियों के शहर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मंदिरों एवं सरोवरों की नगरी किसे कहा जाता है, अर्थात मंदिर की नगरी एवं सरोवर की नगरी किसे कहा जाता है, इसके बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, रतनपुर। ठीक है, रतनपुर इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न दिया है इस राज्य के कहाँ पर स्थित किले को गज किला कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा किला है जो कि कहाँ पर स्थित है, जिसको हम लोग गज के नाम से जानते हैं, गज किला के नाम से ये पूछा जा रहा है। जसपुर है, सरगुजा है, बस्तर या फिर रतनपुर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा रतनपुर ही होगा। ठीक है, ऑप्शन जो ना डी है ना, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है किले में रावण की ऐसी मूर्ति संस्थित है जिससे वह अपना सिर काट रहा है। तो कहाँ पर है, मल्हार है, राजिम है, रतनपुर या फिर सिरपुर। तो कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो भी हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रतनपुर। ठीक है, रतनपुर इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको दिया 21वें नंबर का है इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित किस शासक ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो किन्होंने की थी, इसके बारे में हमसे पूछा गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो बी इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिएगा चैतुरगढ़ किले को और किस नाम से जाना जाता है, कौन से नाम से जाना जाता है चैतुरगढ़ किले को, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बारे में एक बता दूं, ये क्या अभेद्य किलाओं में गिना जाता है सबसे पहले, है ना। अब देखो चैतुरगढ़ को एक नाम और आप लोग जानते होंगे चैतुरगढ़, खाली चैतुरगढ़ किले के बारे में नहीं है, सिर्फ चैतुरगढ़ के बारे में है। तो जो हम लोग किस नाम से जानते हैं, छत्तीसगढ़ के कश्मीर के नाम से जानते हैं। साथ ही एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपको कि जो चैतुरगढ़ में ना कौन से माता का मंदिर है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, कई बार ये भी पूछा गया है, महिषासुरमर्दिनी। ठीक है, याद रखिएगा महिषासुरमर्दिनी माता का वहाँ पर मंदिर है चैतुरगढ़ में। ठीक है, तो चलिए इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका आंसर आप लोग यहाँ पर जो लिया गया है आयोग के द्वारा, वह लिया गया है लाफागढ़ किला। ठीक है, लाफागढ़ किला आयोग के द्वारा यहाँ पर आंसर लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन हमको दिया है इस राज्य के कलचुरी वंश, ठीक है, इस राज्य के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने बस्तर के शासक सोमेश्वर को पराजित किया एवं अपने राज्य का विस्तार किया। ठीक है, राज्य का क्या किया, विस्तार किया। तो देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जाजल्यदेव प्रथम। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा जांजगीर शहर का जन्मदाता किसे कहा जाता है।
तो किसको कहा जाता है, जांजगीर शहर का जन्मदाता। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा ना ऑप्शन ए हो जाएगा जाज्जल्यदेव को। ठीक है, जाज्जल्यदेव को जांजगीर शहर के जन्मदाता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कौन से कलचुरी राजा ने छत्तीसगढ़ में सोने के सिक्के चलाए थे। अब देखो कलचुरी राजा है जिन्होंने छत्तीसगढ़ में ना सोने के सिक्के चलाए थे, इसके बारे में पूछा जा रहा है और जिसका आंसर हो जाएगा ना वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी जाज्जल्यदेव प्रथम। ठीक है, ऑप्शन जो सी है इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण निम्न में से किस कलचुरी शासक ने किया था। ठीक है, तो किन्होंने करवाया था फिर किया था यह पूछा जा रहा है और इसका जो आंसर हो जाएगा ना ये भी हो जाएगा आपका जाज्जल्यदेव प्रथम। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है पाली के शिव मंदिर का मरम्मत करने वाली कलचुरी शासक था। ठीक है, कलचुरी शासक था या फिर कलचुरी शासक थी करके बोल सकते हैं या फिर थे करके बोल सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जाज्जल्यदेव प्रथम। ठीक है, जाज्जल्यदेव प्रथम इसका भी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा जिसमें दिया 28वें नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित कलचुरी राजाओं में से कौन गोरखनाथ का शिष्य था। तो कौन गोरखनाथ का शिष्य था जो कि कलचुरी राजा भी था, इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है और इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो भी हो जाएगा जाज्जल्यदेव। ठीक है, ऑप्शन जो सी है ना इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न है उसके सामंत वल्लभराज ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। तो ये क्या है, ये सही नहीं है, बाकी के सभी सही हैं। हमको ये पूछा गया था कौन सा सत्य नहीं है, तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है गंगवंशीय अनंत वर्मन चोड़गंग को किस कलचुरी राजा ने पराजित किया। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना 30वें नंबर का वो हो जाएगा रत्नदेव द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन है इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए करके आपको देखने को मिल जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी कलचुरी मंदिर मठ एवं राजा सुमेलित नहीं है करके पूछा। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा पृथ्वी देवेश्वर मंदिर तुमाड़ जो उसकी संबंध दिया है पृथ्वीदेव प्रथम से, ये आपका सही है। ठीक है, अगला देखिएगा विष्णु मंदिर जांजगीर जाज्जल्यदेव, ये भी आपका सही है। अगला देखो शिव मंदिर पाली पृथ्वीदेव द्वितीय, ये संबंधित नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या बोला था सुमेलित नहीं करके पूछा था, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो शिव मंदिर पाली दिया है ना वह यहाँ पर जो पृथ्वीदेव द्वितीय दिया उससे संबंधित नहीं है। तो इसका जो आंसर हुआ हमारा क्या हुआ ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न है बिलासपुर जिले के कोनी शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वाधिकारी पुरुषोत्तम को कौन सा ग्राम दान में दिया गया था। तो कौन सा ग्राम दान में दिया गया था इसके बारे में पूछा गया है सलोनी। ठीक, ऑप्शन जो डी इसका आंसर हो जाएगा सलोनी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है डिंडेश्वरी देवी का पूजित मंदिर इनमें से किस स्थल पर है, कौन से स्थल पर है। तो दंतेवाड़ा दिया है, बारसूर दिया है, मल्हार या फिर रतनपुर। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना आपका ऑप्शन सी हो जाएगा मल्हार। ठीक है, मल्हार पर यह स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने त्रिपुरी के शासन जय सिंह को पराजित किया जिसने उसके राज्य पर आक्रमण किया था। तो इसका जो आंसर देख सकते हैं क्या क्या दिया है, ऑप्शन ए में दिया रत्नदेव द्वितीय, ऑप्शन बी में दिया है जाज्जल्यदेव द्वितीय, ऑप्शन सी है पृथ्वीदेव द्वितीय और ऑप्शन जो डी दिया है ना रत्नदेव तृतीय दिया है। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा जाज्जल्यदेव द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन जो बी है इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन दिया है पातालेश्वर मंदिर महादेव मंदिर। ठीक है, पातालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, बारसूर दिया है, रतनपुर दिया है, पाली या फिर मल्हार। तो यह कहाँ पर स्थित है इसके बारे में पूछा गया है, तो यह मल्हार में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है 36वें नंबर का इस राज्य के कोसगई जिले में कोसगई किले में, ठीक है माफ कीजिएगा, कोसगई किले में निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक का शिलालेख प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त होता है, किसका शिलालेख प्राप्त होता है। अब कौन सा किला है देख सकते हैं, कोसगई किला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बहारेंद्र साय। ठीक है, ऑप्शन जो डी है इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा बहारेंद्र साय। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है रतनपुर के किस शासक का उल्लेख देवारों के गोपल्ला गीत में प्राप्त होता है। ठीक है, तो रतनपुर के शासक बोला है और देख सकते हैं देवार के जो गीत है गोपल्ला गीत, ठीक, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इससे प्राप्त होता है करके यहाँ पर पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कल्याण साय। ठीक है, ऑप्शन इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपको दिया है जिसमें देखने को मिलेगा
रतनपुर के किस शासक को मुगल सम्राट जहांगीर की हाजिरी में 8 वर्षों तक रहना पड़ा था? ठीक है, तो कौन से शासक को उनकी हाजिरी में 8 वर्षों तक, ठीक है, तो रहना पड़ा था, इसके बारे में पूछा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा राजा कल्याण शाह। ठीक है, राजा कल्याण शाह इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया है, गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस वंश के इतिहास से संबंधित है? तो कौन से वंश के इतिहास से यह संबंधित है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा कलचुरी वंश। ठीक है, कलचुरी वंश के इतिहास से यह संबंधित है। कौन सा गीत है? तो गोपल्ला गीत है। कौन गाते हैं? तो देवार गाते हैं। इसके बारे में भी आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस कलचुरी राजा ने मुगल दरबार को भेंट दी थी? ठीक है, तो किसने मुगल दरबार को भेंट दी थी, इसके बारे में हमसे पूछा गया है और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा कल्याण शाह। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न दिया है, इस राज्य के निम्नलिखित में किस कलचुरी राजा ने मुगल दरबार में उपस्थिति दी थी? तो किन्होंने मुगल दरबार में उपस्थिति दी थी, इसके बारे में हमसे पूछा गया, तो कल्याण से इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखिएगा, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ की रचना कवि अर्थात किस कवि ने की थी, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो देख सकते हैं भूषण दिया है, राजशेखर दिया है, गोपाल मिश्र है, फिर गोपाल दास नीरज। तो किन्होंने की थी इस ग्रंथ की रचना? ठीक है, कौन सा ग्रंथ है? तो खूब तमाशा। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी गोपाल मिश्र। ठीक है, क्या हो जाएगा? गोपाल मिश्र इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखने को मिलेगा जिसमें दिया है, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था? तो किन्होंने बादल महल बनवाया था, इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राज सिंह देव। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, मात्र क्वेश्चन कवर करते चलते हैं, ठीक है, ताकि आपको कम समय लगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन और आंसर बस कवर करेंगे। रतनपुर राज्य में भोसले आक्रमण कब हुआ? ठीक है, तो भोसले आक्रमण कब हुआ था रतनपुर राज्य में, इसके बारे में हमसे पूछा गया है और ये हो जाएगा आपका 1741। ठीक है, 1741 इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर देखिएगा, प्रश्न दिया है, रतनपुर पर आक्रमण करने वाले मराठा सेनापति का नाम क्या था? देखो रतनपुर पर आक्रमण करने वाले कौन सा सेनापति? मराठा सेनापति, इसका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, 45 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं। इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भास्कर पंत। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न दिया है, रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? ठीक है, तो किस राजा के कार्यकाल में ये पूछा गया है ना। 4 ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रघुनाथ सिंह। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो बी है ना रघुनाथ सिंह, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमको दिया है, 1741 ईस्वी में रतनपुर राज्य पर नागपुर के किस भोसला शासक के समय भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्वेश्चन में क्या बोला है। तो देखो कौन सा सन है, तो 1741 ईस्वी है। रतनपुर राज्य पर नागपुर के, ठीक है, उस समय क्या है, नागपुर के जो शासन था, कौन सा शासन करा? तो भोसला शासक। ठीक है, उस भोसला शासक के समय भास्कर पंत ने आक्रमण किया था। तो देख सकते हैं कौन सा है, रघुजी प्रथम है, रघुजी द्वितीय है, रघुजी तृतीय, फिर अप्पा साहेब। तो इसके बारे में इसका जो आंसर हो जाएगा ना आपका ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा रघुजी प्रथम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, सुमिलित कीजिए करके दिया है, शासक दिया है और आपका कार्य दीजिए, शासक और कार्य दिया है। चलिए ऑप्शन के साथ इसको देखते हैं यहाँ पर, एक मिनट। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कमलराज, ठीक है, कमलराज का जो संबंध हो जाएगा, उसका जो कार्य हो जाएगा ना, ऑप्शन जो चौथा हो जाएगा अर्थात उत्तर राज्य पर आक्रमण, इसका जो है कमलराज का। ठीक है, देखो ए का चौथा किसमें है, तो ऑप्शन सिर्फ डी में देखने को मिला है, ए का चौथा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी के बारे में भी आप लोग देख सकते हैं, जो बी हो जाएगा अर्थात जाजालदेव प्रथम के बारे में हो जाएगा पहला, तो चक्रकोट के राजा सोमेश्वर को पराजित किया था, है ना भाई। उसके बाद देख सकते हैं जो सी है ना, उसका हो जाएगा आपका दूसरा, तो रत्नदेव द्वितीय के बारे में क्या हो जाएगा, गंग राजा। ठीक है, गंग राजा अनंत वर्मन को पराजित किया था। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं एक आपका बचा जाजालदेव द्वितीय करके बचा है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं त्रिपुरी के राजा जयसिंह के आक्रमण को विफल किया था। तो चारों ऑप्शन हमको मिला, किस पे मिला है, तो डी ऑलिव। ठीक है, ऑप्शन डी में हमको इसका आंसर मिला है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
रतनपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों को उसके शासन प्रारंभ होने वाले वर्ष से सुमेलित कीजिए। जाजलदेव प्रथम है, पृथ्वीदेव द्वितीय है, बहारेंद्र शाह है और लक्ष्मण शाह है। चलिए कौन कौन से सन में इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम लोग को देखने को मिलेगा जाजलदेव प्रथम। ठीक है, जाजलदेव प्रथम के बारे में हमको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, जो चौथे नंबर पर है ना 1090। ठीक है, 1090 ईस्वी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो 1135। तो देखो ए का चौथा और बी का पहला किस में है, ए का चौथा और बी का पहला आपको सिर्फ ऑप्शन ए में देखने को मिला है। यहाँ पर देखो ए का पहला दोनों में था, ए और सी में, लेकिन क्या था दूसरा का नहीं मिला। ठीक है, अर्थात बी का हमको क्या चाहिए था, पहला चाहिए था, जो कि आपको सिर्फ ऑप्शन ए में देखने को मिला है। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न दिया है रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव के सिक्कों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। तो कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, गज शार्दुल दिया है, सिंह दिया है, गजलक्ष्मी या फिर मानवाकृति। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गजलक्ष्मी। ठीक है, गजलक्ष्मी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इसकी विशेषता नहीं पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कोट वाला प्रश्न या फिर सही जोड़ी वाले प्रश्न बोल सकते हैं। तो हमको क्या करना है, प्राचीन छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक को सूची 2 से हमको सुमेलित करना है, अर्थात सूची 1 और सूची जो 2 है ना उसको हमको सुमेलित यहाँ पर करना है। तो देखो यहाँ पर कलिंग राज का जो संबंध हो जाएगा ना वह किससे हो जाएगा, तुम्माड़ को राजधानी बनाया। ठीक है, क्या किया था, तुम्माड़ को राजधानी बनाया था, अर्थात पहले का तीसरा। किसमें आपको देखने को मिलेगा, पहले का तीसरा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को आप लोग काट दो ऑप्शन अपने पास बचा। ठीक है, जाजलदेव प्रथम के बारे में आपको क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिसके बारे में हमको देखने को मिलेगा बस्तर के सोमेश्वर देव को पराजित किया। तो यहाँ पर देखो बी का चौथा किस में, तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 53वें नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ के कलचुरी कालीन निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापत्य 13वीं शताब्दी का नहीं है। तो कौन सा 13वीं शताब्दी का नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। नगपुरा दिया है, उसके बाद देख सकते हैं देउर बीजा दिया है, घटियारी दिया है, फिर गंडई दिया है। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना वो हमारा हो जाएगा घटियारी। ठीक है, ऑप्शन जो सी है ना इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है रतनपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों के शिलालेख अथवा ताम्रलेख को उसकी प्राप्ति के स्थान से सुमेलित कीजिए। तो देख सकते हैं पृथ्वीदेव प्रथम है, गोपाल देव है, प्रताप मल्ल है या फिर बाहर शाह है। ठीक है, तो चलिए इसको हमको जोड़ना है। अमोदा दिया है, पुजारी पाली है, बलौगढ़ दिया है, फिर कोसगई दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहले का पहला ही हो जाएगा, दूसरे का आपको क्या देखने को मिलेगा, जो गोपाल देव का आपको देखने को मिलेगा पुजारी पाली। ठीक है, गोपाल देव को क्या देखने को मिलेगा, पुजारी पाली। उसके बाद प्रताप मल का आपको देखने को मिलेगा बलौगढ़। उसके बाद देख सकते हैं बाहर से का देखने को मिलेगा आपको कोसगई। तो 1 2 3 4 लाइन से है, तो ऑप्शन आपको सिर्फ ए में देखने को मिलेगा 1 2 3 4 करके। अगला क्वेश्चन यहीं पर देखिएगा, क्वेश्चन आपको दिया है छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य के प्रथम लगान अधिकारी का पद नाम क्या था। तो क्या नाम था यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 4 ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया है और जो ऑप्शन यहाँ पर मीटा है ना वही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाप्रमाथ। ठीक है, क्या हो जाएगा, महाप्रमाथ इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है तो देखिएगा सुमेलित कीजिए करके दिया है छत्तीसगढ़ कलचुरी प्रशासक के अधिकारी एवं उनके विभाग। तो देख सकते हैं अधिकारी दिए, दूसरे से उनका विभाग दिया। ठीक है, अधिकारी उनके विभाग हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो पहला देखिएगा जो ऑप्शन अर्थात यहाँ पर बोल सकते हैं जो ए दिया है ना उसका जो संबंध होगा किससे है, आपका राजस्व। ठीक है, किससे है, तो राजस्व से है। 1 मिनट, राजस्व अर्थात पहले का दूसरा। और पहले का दूसरा किसमें है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है पहले का दूसरा, जो कि आपका है ऑप्शन बी। तो इसका जो आंसर होगा ना ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 57 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी था। तो देख सकते हैं दीवान है, दाऊ है, गौटिया या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका जो आंसर होगा ना ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, कौन से शासन है, कलचुरी शासन है। तो इसमें अधिकारी दीवान के नाम से जानते थे, दीवान भी होते थे, दाऊ भी होते थे और गौटिया भी होते थे। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न है 58 नंबर का, स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था किस शासकों ने बनाई थी। ठीक है, तो पंचकुल संस्था के बारे में पूछा कि किस शासकों ने बनाई थी। कलचुरी है, मराठा है,
काकतीय या फिर नागवंशी है। तो इसका जो आंसर आपको देखने को मिलेगा ना वो देखने को मिलेगा कलचुरी। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है कलचुरी कालीन राजस्व जमाबंदी के प्रमुख का पद नाम बताइए। तो पद नाम उसके पूछा है किसका शासन है, अर्थात कौन सा कालीन है, तो कलचुरी कालीन है। जमाबंदी के प्रमुख के बारे में हमसे पूछा गया है ना, तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना वो आपका हो जाएगा महाप्रभात्री। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है प्राचीन छत्तीसगढ़ में ज्येष्ठिका ग्राम का अर्थ होता था। तो क्या होता था ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ज्येष्ठिका ग्राम का जो अर्थ होता था ना वह होता था ग्राम समूह का मुख्य ग्राम। ठीक है, ग्राम समूह का क्या है, मुख्य ग्राम। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कलचुरी प्रशासन के तहत प्रत्येक गढ़ कितने गांवों से मिलकर बना था। ठीक है, तो कौन से शासन में है, कलचुरी शासन में। तो जैसे कि आपको पता है बोला जाता है छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ है ना, तो उसी प्रकार है कि 36 जो गढ़ है ना वो कितने कितने ग्रामों से मिलकर बने होंगे, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। तो वहाँ पर ये पूछा है कि एक जो गढ़ है ना वह कितने गाँवों से मिलकर बना था करके यहाँ पर पूछा गया है। देखो प्रत्येक गढ़ के बारे में बोला गया ना, अर्थात जितने भी गढ़ थे वह कितने कितने गाँवों से मिलकर बने थे, 36 है, 24 है, 84 या फिर 12। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, 84 गाँव से मिलकर बने थे। ठीक है, 84 गाँव से मिलकर के बने थे एक गढ़। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो कलचुरी वंश की रायपुर शाखा बोला है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और अंतिम शासक इसका कौन था, तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा सूरत। ठीक है, क्या हो जाएगा, सूरत इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था। अब देखो रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शासक बोला है, कहाँ के कलचुरी शासक है, रतनपुर के। ठीक है, कहाँ पर, तो रायपुर में। तो इसके शाखा का जो प्रमुख शासक कौन था ना इसके बारे में हमसे क्वेश्चन किया गया है। और इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका रामचंद्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, रामचंद्र। ऑप्शन हमारा जो बी है ना इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न है रायपुर शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो किसके नाम पर रखा गया है रायपुर शहर का नाम, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका जो आंसर है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 65वें नंबर का है निम्नलिखित में से किस शासक से रायपुर कलचुरी शाखा का वंश प्रारंभ होता है। ठीक है, तो कौन से शासक से होता है, तो केशव देव दिया है, लक्ष्मी देव है, ब्रह्मदेव या फिर सिंघन देव। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, केशव देव। ठीक है, ऑप्शन जो ए है ना इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न है छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के शासक को निम्नलिखित में से किस उपाधि से संबोधित किया जाता था। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप लोग अच्छे ध्यान से पढ़िएगा। जब भी आप लोग इतिहास के बारे में पढ़ते तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन का मेन वहाँ पर सार क्या निकल रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए महाराज कुमार। ठीक है, क्या है, महाराज कुमार राजा। इसका ना अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, क्या है, महाराज कुमार राजा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा प्रश्न दिया है ब्रह्मदेव का रायपुर शिलालेख किस संग्रहालय में संरक्षित है। तो कौन से संग्रहालय में संरक्षित है, दिल्ली है, रायपुर है, नागपुर या फिर भोपाल। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना वो हमारा हो जाएगा नागपुर। ठीक है, नागपुर के संग्रहालय में वह संरक्षित है। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न हमको दिया है देवपाल मोची किस स्थान से संबंधित है। ठीक है, तो किसके बारे में बोला है, देवपाल मोची के बारे में बोला है, तो वह किस स्थान से संबंधित है। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा खल्लारी। ठीक है, क्या हो जाएगा, खल्लारी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है इस राज्य की राजधानी में दूधधारी मठ की स्थापना किसने की। ठीक है, तो ये जो मठ है अर्थात जिसको हम लोग दूधधारी मठ के नाम से जानते हैं इसकी स्थापना किसने की थी, इसके बारे में हमसे प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देख सकते हैं लक्ष्मी नारायण दास दिया है, रामदास दिया है, बलभद्र दास दिया है, फिर धर्मदास दिया। ठीक है, तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा बलभद्र दास। अगला देखिएगा यहीं पर प्रश्न हमको दिया है 70वें नंबर का, जिसमें दिया है भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ तो कौन से वंश में हो या फिर कौन से काल में हुआ। ठीक है, तो या फिर किस काल के किस वंश में हो, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। छिंदक नागवंश काल दिया है, नल वंश काल दिया है, उसके बाद फड़िक नागवंश में या फिर कलचुरी नागवंश काल में। तो कौन से काल में हुआ था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा
फड़िग नागवंश काल में। ठीक है, फड़िग नागवंश काल में इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ खजुराहो के नाम से किसे जानते हैं, तो भोरम देव को जानते हैं। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। जो उपनाम है लगभग वहाँ से आपको इक्वेशन देखने को मिल जाता है, जिसके लिए मैं एक शॉर्ट अपलोड किया था। ठीक है, शॉर्ट्स अपलोड किया था जिसमें लगभग 20 से 25 आपको उपनाम वाले देखने को मिलते होगा। अभी तक नहीं देखा है तो मुश्किल से 6 से 7 सेकंड का वीडियो आप लोग वहाँ पर जाइएगा, वीडियो को रोक लीजिएगा, फिर अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसमें लगभग 7 लाख के आसपास व्यू गए हैं। ठीक है, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बहुत जो छोटा छोटा पूछा जाता है, जैसे कि खरौद को किस नाम से जाना जाता है, राजिम को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं जो लाफागढ़ को किस नाम से जाना जाता है, चैतुरगढ़ को और किस नाम से जाना जाता है, मैनपाट को किस नाम से जाना जाता है। कुछ इस प्रकार से आपको वहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि एक छोटा सा शॉर्ट्स के रूप में अगर आप लोग उसको देखते हो ना, तो मुश्किल से 8 से 10 सेकंड में कंप्लीट उसको पढ़ भी आप लोग सकते हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहीं पर देखिएगा, हमको दिया है 71वें नंबर का प्रश्न दिया, जिसमें है श्री लक्ष्मण देवराय द्वारा निर्माण कराया गया है। ठीक है, तो कौन सा निर्माण कराया गया है, तो देख सकते हैं भोरम देव का मंदिर है, नारायण मंदिर है, उसके बाद देख सकते हैं भांडाल देव मंदिर है, और अंत में दिया है देवरानी मंदिर। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, भोरम देव मंदिर। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा 72वें नंबर का है, रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह फड़ी नाग वंश के किस राजा के साथ हुआ था। तो कौन से राजा के साथ हुआ था, तो रामचंद्र देव के साथ हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है ना, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा रामचंद्र देव। अगला प्रश्न देखिएगा 71वें नंबर का प्रश्न, जिसमें हमको क्या करना है, सूची मिलाना है, जिसमें दिया है छत्तीसगढ़ के मंदिर और निर्माणकर्ता राजवंश। तो यहाँ पर देखिएगा लक्ष्मण मंदिर सिरपुर दिया है, भोरम देव मंदिर कवर्धा है, शिव मंदिर बारसूर और शिव मंदिर पालीडी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले देखिएगा लक्ष्मण मंदिर सिरपुर। ठीक है, क्या है लक्ष्मण मंदिर सिरपुर के बारे में आपको देखने को मिलेगा, तो हम लोग कवर कर चुके हैं। क्या कवर किए हैं, तो इसको जो है ना पांडु वंश वाले बनवाए थे। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा अ का जो हो जाएगा ना हमारा चौथा, तो अ का चौथा किस में है, ऑप्शन डी बस में हमको देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, जहाँ पर देखिएगा भोरम देव मंदिर कवर्धा। ठीक है, भोरम देव मंदिर कवर्धा जस्ट अभी हम लोग कवर किए थे। कौन सा हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा फड़िग नागवंश। अगला 2 चीज़ हमारे पास बचा है, कौन कौन सा बचा है, शिव मंदिर बारसूर। ठीक है, शिव मंदिर जो बारसूर बचा है ना, ये आपका हो जाएगा छिंदक नागवंश। और एक जो आपका बचा है ना शिव मंदिर पाली, इसके बारे में भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, देख चुके हैं, तो इसका हो जाएगा कलचुरी वंश। ठीक है, तो इसका जो आंसर हमको मिला, क्या मिला, ऑप्शन डी यहाँ पर मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला जो हमारे पास प्रश्न रहेगा ना, वो हमारे पास रहेगा छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास से। ठीक है, वहाँ से हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 73 क्वेश्चन हम लोग बता दिए। इसके बाद इससे पहले हम आपको लगभग 83 के आसपास वहाँ पर क्वेश्चन बताएं, तो ये आपका हो जाता है 156 क्वेश्चन। उसी प्रकार लगभग 70 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि आधुनिक भारत से है। तो चलिए दोस्तों, अब आधुनिक भारत वाला सेक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि आधुनिक भारत से पहले क्रम का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था। ठीक है, तो कौन से वर्ष पर आक्रमण किया था मराठों ने, इसके बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया है। और जो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 1741। ठीक है, 1741 इसका आंसर हो जाएगा। अब छत्तीसगढ़ पर बोला है ना, इसको भी आपको समझना है कि कौन से वर्ष पे कहाँ किया गया है, इसके बारे में। तो यहाँ पर 1741 में मराठों ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा 1758 में मराठों द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद छत्तीसगढ़ के शासक के रूप में किसे नियुक्त किया था। ठीक है, तो किनको नियुक्त किया गया था। अब देखो उन्होंने क्या किया, आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद जीत गए। अब जीत गए तो यहाँ पर शासन करने के लिए किसी व्यक्ति को तो रहना जरूरी है, तो उसी के बारे में बोला है कि किनको नियुक्त किया गया था, इस प्रकार से। तो इसका जो आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ना, वो हो जाएगा बिम्बाजी भोसले। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा, इस राज्य का प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो अभी जस्ट हम लोग कवर किए हैं, क्या कवर किए हैं, तो बिम्बाजी भोसले। अब देखो यहाँ पर आपको देखो, मैं आपको स्टार्टिंग से क्वेश्चन एक बार फिर समझाता हूँ। मराठों ने आक्रमण कब किया, 1741। ठीक है, जब आक्रमण किया तो यहाँ पर शासन करने के लिए कोई किसी की आवश्यकता थी, तो किनको उन्होंने गद्दी पे बैठाया, तो बिम्बाजी भोसले। ठीक है, ये हमारा हुआ 2 पॉइंट हुआ है, लेकिन इसी से जुड़े हुए बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये पूछा जाएगा कि ये जो बिम्बाजी भोसले है ना, बिम्बाजी भोसले के बारे में ये पूछा जाएगा कि वह कौन से क्रम के, ठीक है, कौन से क्रम के मराठा शासक थे छत्तीसगढ़ में। तो याद रखिएगा पहले क्रम के, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया था कि इस राज्य का प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन था करके, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पर देखिएगा, रतनपुर के राम मंदिर निर्मित कराने वाले मराठा शासक का नाम क्या था? तो क्या नाम था इसके बारे में हमको बताना है। तो देखो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा बिम्बाजी भोसले यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है ना हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है मराठों ने छत्तीसगढ़ का उपभवन कब किया था? ठीक है, उपभवन कब किया था इसके बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया है। और जो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना वो हो जाएगा 1758, अर्थात ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए सूची मिलाना है हमको। यहाँ पर देखिएगा तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए दिया है। सूची में अवधि दिया है एक में, दूसरे में दिया है छत्तीसगढ़ के मराठा शासक। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कब कब कौन कौन था इसके बारे में हमको यहाँ पर बताना है। तो देख सकते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हमारा हो जाएगा पहले का, देखो यहाँ पर हो जाएगा 1758 से 1787 तक हमारा क्या हो जाएगा, बिम्बाजी भोसले। ठीक है, स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग यही चीज़ है। तो ए का दूसरा किस्म है। ठीक है, ए का दूसरा किस में देखने को मिला है, तो आपको देखने को मिलेगा सिर्फ ऑप्शन बी में। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन बी में आपको ये चीज़ देखने को मिल रहा है, ए का दूसरा। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। बट हमको सबको देख के चलना है। ठीक है, ताकि यहाँ से और क्वेश्चन बने तो आपको समझ में आ सके। बी का चौथा देखिए, बी कहने का मतलब है जैसे भी बिम्बाजी भोसले के बाद इसमें किसका नाम आ रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये चौथे नंबर का, ठीक है, चौथे नंबर पर जो आपको दिया है ना, तो देख सकते हैं चिमड़ाजी भोसले। ठीक है, क्या चिमड़ाजी भोसले, इनका कार्यकाल आप लोग देख सकते हैं 1787 से 1788, अर्थात एक ही वर्ष वहाँ पर आपको देखने को मिला है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 1788 से 1811 देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक है, तो 1788 से 1811 तक यहाँ किसको देखने को मिलेगा, व्यंकोजी भोसले, जो कि आपको पहला में देखने को मिलेगा। उसी प्रकार 1816 से 1818 तक एक ही हमारे पास बचा है, कौन सा, तीसरा बचा, अर्थात अप्पा साहेब भोसले। तो इसका जो आंसर यहाँ पर होगा ना, ऑप्शन जो अर्थात पॉइंट जो तीसरा दिया है ना वो हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं इसका जो आंसर निकला ना ऑप्शन बी यहाँ पर निकला है। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग आपको याद रखना है कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो 1758 से स्टार्ट हुआ है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे हम लोग, नागपुर के भोसला वंश के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति 1758 से 1811 तक छत्तीसगढ़ के शासक रहे? तो देखो तीन चीज़ हमको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन में देखे थे, हमको यहाँ पर क्या बोला है, 1758 से 1811 तक। तो देखो 1758 ये वाला है, 1811 आपको कहाँ तक देखने को मिलेगा, तीसरा तक। अब सभी का आंसर अगर आपको पता रहता तो आप लोग आसानी से निकाल सकते थे। तो यहाँ पर चलिए बना करके देखते हैं क्या होता है। तो हमको क्या देखने को मिला, तो बिम्बाजी भोसले देखने को मिला था। उसके बाद देख सकते हैं चिमड़ाजी भोसले ये भी देखने को मिला था। और उसके बाद आपको क्या देखने को मिला, तो एक और व्यंकोजी भोसले। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग नहीं देखे। तो जहाँ पर पहला उसको काट दो, इसमें पहला ये भी कटेगा, यहाँ भी पहला ये भी कटेगा और ये भी आपका कट जाएगा। तो आपका कौन सा बचा है, ऑप्शन बी बचा, जिसमें दिया है 2, 3 और 4। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हुआ, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, मराठा शासक बिम्बाजी भोसले की पत्नी का नाम था। तो क्या था उनकी पत्नी का नाम, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उनकी जो पत्नी का नाम था ना, याद रखिएगा आनंदीबाई था। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा आनंदीबाई। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न हमको दिया है आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों की समकालीन थी। ठीक है, तो किसके समकालीन थी इसके बारे में हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। और जो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना वो हमारा हो जाएगा जो पहला है बिम्बाजी। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं अगला जो है तीसरा चिमड़ाजी, उसके बाद देख सकते हैं व्यंकोजी। तो क्या मिला हमको यहाँ पर, जो मिला है 1, 3 और 4। ठीक है, क्या मिला है, 1, 3 और 4 मिला। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न दिया है मोहम्मद खां तारान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिम्बाजी भोसले ने एक किले के क्षेत्र के 5 स्थान दिए थे। तो कौन सा किला है उसके बारे में हमसे पूछा गया है, विजयगढ़ है, मातिनगढ़ है, पेंड्रागढ़ या फिर मदनगढ़। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मदनगढ़। ठीक है, ऑप्शन जो डी है ना आंसर अपना हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 11वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इस राज्य के प्रथम मराठा शासक बिम्बाजी भोसले से संबंधित नहीं है? तो कौन सा कार्य जो कि इनसे संबंधित नहीं है, पटवारी में पूछा गया प्रश्न 2019 का। तो चलिए बनाते हैं, परगना पद्धति का प्रारंभ ये क्या किया गया था, उनके द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो ये उनका आंसर हो जाएगा, लेकिन हमको क्या बताना नहीं है करके। रतनपुर एवं रायपुर का एकीकरण। ठीक है, रतनपुर एवं रायपुर का हमको क्या बोला है, एकीकरण बोला है। तो ये भी उनके द्वारा किया गया है। रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण ये भी है। ठीक है, तो ऑप्शन अब सिर्फ एक ही बचा है, कौन सा, ऑप्शन डी, सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात। तो ये क्या किया था
उनसे संबंधित नहीं है, बाकी के सब जो है ना ABC उनसे संबंधित है। तो इसका जो आंसर हमको मिला ऑप्शन डी यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, 12वें नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने सूबा सरकार शासन प्रणाली का सूत्रपात किया? तो किन्होंने किया था इसके बारे में पूछा गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वेंकोजी भोसले हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न है छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली लागू की गई थी? तो कौन सी शासन प्रणाली है? तो इसका जो आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, सूबा प्रथा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन हमको दिया है, निम्न में से किस यूरोपीय यात्री ने मराठा शासन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया? तो देखो कौन सा बोला, यूरोपीय यात्री बोला ना, इसको आपको समझना है। तो कौन सा हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ना हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देख सकते हैं कोलब्रुक। ठीक है, क्या है कोलब्रुक, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15वें नंबर का है, बिम्बाजी भोसले का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी जिसको हम लोग दीवान के नाम से जानते हैं कौन था? ठीक है, तो इसके बारे में हमसे पूछा है। तो देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा और जिसका आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, घोड़ो महादेव। ठीक है, क्या हो जाएगा, घोड़ो महादेव इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन डी में। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है छत्तीसगढ़ शासक बिम्बाजी भोसले की मृत्यु कब हुई? तो कौन से वर्ष में उनकी मृत्यु हुई थी? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डेट के साथ उनका पूछा गया है। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना वो हो जाएगा 7 दिसंबर 1787। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 दिसंबर 1787। तो ऑप्शन जो डी है ना इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मराठा काल में एकमात्र जगह जहाँ की जमींदारी जब्त की गई। तो कहाँ की जमींदारी जब्त की गई थी ये हमसे पूछा गया, कौन से काल में? मराठा काल में बोला गया है ना। तो इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कोरबा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 18वें नंबर का प्रश्न है, बिम्बाजी की पत्नी आनंदीबाई ने रतनपुर का सेना धुरंधर किसे बनाया था? ठीक है, तो किनको बनाया था सेना धुरंधर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा चिमना बापू। ठीक है, किसको? चिमना बापू को बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ में वेंकोजी भोसले के शासनकाल में सूबेदारी प्रथा प्रारंभ हुई जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सूबेदारों ने कार्य किया। तो किन किन सूबेदारों ने कार्य किया इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो 19वें नंबर का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना वो हो जाएगा पहले का। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं चौथा हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा, फिर दूसरा, फिर पहला। ठीक है, अर्थात ऊपर से नीचे की ओर इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो देख सकते हैं चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ऑप्शन डी में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, 20वें नंबर का जो प्रश्न है उसका देखते हैं, इस राज्य में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था? सूबेदार के बारे में बोला है कौन था? तो याद रखिएगा महिपत राव दिनकर। ठीक है, क्या है, महिपत राव दिनकर प्रथम मराठा सूबेदार था। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन जो ए है ना वो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21वें नंबर का प्रश्न है जिसमें दिया है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान निम्न सूबेदार नियुक्त किए हुए। तो कौन कौन से सूबेदार नियुक्त हुए थे इसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्रम से हमको बताना है, क्रम से हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो सबसे पहले देखो हम लोग अभी जस्ट देखें, क्या देखें, महिपत राव देखें। तो ये हमारा पहला क्रम का हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में जिसमें 3 रहेगा वही हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन हमारे पास ऐसा आंसर मिला जिसमें से आपको 2 चीज़ देखने को मिलेगा, दोनों में पहले पहले में 3 है। तो इसको काट दो और इसको काट दो। अब यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, दूसरे क्रम में कौन था। ठीक है, दूसरे क्रम में कौन आता है इसके बारे में हमको बताना है यहाँ पर। तो दूसरे क्रम में हमारा हो जाएगा विट्ठल राव दिनकर। ठीक है, क्या हो जाएगा दूसरे क्रम में, विट्ठल राव दिनकर। तो जहाँ पर दूसरा क्रम है ऑप्शन सी। ठीक है, 3 के बाद 2 रहेगा, तो इसका जो आंसर मिला ना हमको ऑप्शन सी यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमको दिया है, इस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? तो किसके शासनकाल में कोलब्रुक आया था इसके बारे में पूछा गया है, और ये हो जाएगा आपका, चलो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अभी हम लोग कवर किए थे ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इनमें से किस भोसला शासक के शासनकाल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लागू की गई? तो किसके शासनकाल में? तो वेंकोजी भोसले। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर यहाँ पर है। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न हो जाएगा, सुमेलित कीजिए करके दिया है, छत्तीसगढ़ में पदस्थ मराठा सूबेदार एवं घटनाएं। तो पहला रहेगा सूबेदार, दूसरा हो जाएगा घटनाएं। तो देखो महिपत राव दिया, पहला दिया आपको महिपत राव दिया है, उसके बाद विट्ठल राव दिनकर दिया, केशव गोविंद और बिकाजी गोपाल। ठीक है, इस प्रकार से हमको यहाँ पर दिया है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो पहला महिपत राव का क्या हो जाएगा?
तो देखिए चलिए, इसका जो हो जाएगा ना, पहला जो महिपत राव है उसका जो संबंध हो जाएगा ना, किससे हो जाएगा, दूसरा, अर्थात फॉरेस्टर की छत्तीसगढ़ यात्रा। ठीक है, किसका, फॉरेस्टर की छत्तीसगढ़ यात्रा। तो देखो ए का बी किस में, अर्थात ए का दूसरा किस में है, तो ऑप्शन ए में है, सी में है, और उसके बाद देख सकते हैं बी और डी सभी में है। अगला देखिएगा, इसके बाद आप लोग यहीं पर आपको देखने को मिलेगा जो विट्ठलराव दिनकर है ना, उसका हो जाएगा आपका चौथा। कौन सा हो जाएगा, चौथा। तो देख सकते हैं जे.टी. ब्लंट की छत्तीसगढ़ यात्रा। देखो कहाँ पर दूसरा का चौथा, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन बी और सी अपने पास यहाँ पर बचा है। उसके बाद केशव गोविंद के बारे में भी हम लोग देखे थे, तो केशव गोविंद अर्थात कोलब्रुक की छत्तीसगढ़ यात्रा। तो देखो तीसरा का पहला किस में, अर्थात सी का पहला, तो ऑप्शन बी में देखने को मिलेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस सूबेदार के समय पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो पिंडारी उपद्रव किसके काल में, ठीक है, किसके काल में प्रारंभ हुआ, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, बिकाजी गोपाल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहीं पर देखने को मिल जाएगा, निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार ने इस राज्य में परगना पद्धति प्रारंभ की थी। तो किन्होंने परगना पद्धति प्रारंभ की थी, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा विट्ठलराव दिनकर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है सूबेदार श्री विट्ठलराव दिनकर का कार्यकाल था, तो कब से कब तक उनका कार्यकाल था, इसके बारे में हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। और याद रखिएगा 1790 से 1796। ठीक है, 6 साल का उनका कार्यकाल बताया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिल जाएगा, अच्छा ये तो पूरा देख सकते हैं। अच्छा काम कीजिए, इसको आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा, इसी पेज को देख सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन बताते जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं सभी में आपको क्वेश्चन पहले से देखने को मिल गया। यहाँ पर सी है, या इसका आंसर आपका ए है। फिर भी मैं एक बार इसको पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का भय कब से कब तक कायम रहा। ठीक है, तो कब से कब तक कायम रहा है, तो 1806 से 1810 तक। इसको तुरंत हम लोग कवर कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, एगेन्यू द्वारा छत्तीसगढ़ के परगनों का पुनर्गठन किया गया था। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत रायपुर परगने में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नहीं था। तो कौन सा क्षेत्र नहीं था, लोरमी को छोड़ करके बाकी क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएंगे। कोटा है, तरेंगा है और सिमगा है। ठीक है, कोटा, तरेंगा और सिमगा। अगला प्रश्न यहीं पर था, देखिएगा 30वें नंबर का, फॉरेस्टर किसके समय छत्तीसगढ़ आया था। अभी हम लोग कूट वाले में कवर किए हैं। ठीक है, किसके समय फॉरेस्टर आया था, इसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, महिपत राव दिनकर यहाँ पर इसका आंसर दिया है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें है मराठा सूबेदारों के नाम काल क्रमानुसार सजाइए। तो देख सकते हैं काल क्रमानुसार हमको सजाना है, तो इसके अनुसार आपका हो जाएगा, पहले विट्ठल दिनकर हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा केशव गोविंद, उसके बाद देख सकते हैं बीका गोपाल हो जाएगा, उसके बाद देख सकते हैं दूसरा, अर्थात यहाँ पर आपको दिया है ना यादव राव दिवाकर। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल जाएगा। इसको मैं एकदम डिटेल में बता सकता था अर्थात एक एक करके, लेकिन यहाँ पर सभी में आंसर आपको पहले से देखने को मिल गया है, तो इसीलिए मैं इसको जल्दी से जल्दी निपटा रहा हूँ। ठीक है, छत्तीसगढ़ पहली बार किस वर्ष में अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ। तो कौन से वर्ष में हुआ था, तो याद रखिएगा 1818 में। ठीक है, 1818 में छत्तीसगढ़ जो है पहली बार जो है ना अंग्रेजों के अधीन हुआ। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न दिया है 33वें नंबर का, नागपुर के भोसला राज्य पर 1818 ईस्वी में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मुख्यतः उत्तरदायी था, या फिर मुख्य उत्तरदायी थी, इसके बारे में हमसे पूछा गया है ना। और इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा रघुजी तृतीय का अल्पायु होना। ठीक है, क्या हो जाएगा, रघुजी तृतीय का अल्पायु होना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 34 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें दिया है 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित व्यक्ति सुप्रिटेंडेंट नियुक्त हुए। तो कौन कौन सुप्रिटेंडेंट नियुक्त हुए थे, इसके बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया है ना। तो देखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सभी के सभी इसका आंसर हो जाएगा। कैप्टन दिया, एडमंड दिया, फिर उसके बाद देख सकते हैं कर्नल पी वांस एगेन्यू दिया है, कैप्टन हंटर दिया है, उसके बाद देख सकते हैं सैंडिस। ठीक है, तो चारों के चारों यहाँ पर क्या हुए थे, तो सुप्रिटेंडेंट के रूप में नियुक्त हुए थे। कहाँ से कहाँ तक, अर्थात कौन से वर्ष तक, तो देख सकते हैं 1818 से 1830 तक। तो इसका जो आंसर हुआ ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे, 35वें नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें दिया है
छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम ब्रिटिश अधिकारी कौन था। ठीक है, तो कौन था, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन एडमंड। ठीक है, कैप्टन एडमंड तो छत्तीसगढ़ में नियुक्त हुआ प्रथम ब्रिटिश अधिकारी था। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न दिया है ब्रिटिश संरक्षण काल जो कि कौन से वर्ष है 1818 से 1830 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का प्रथम सुप्रिटेंडेंट था। ठीक है, तो इसका जो आंसर भी हो जाएगा ना आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कैप्टन एडमंड। ठीक, ऑप्शन डी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमको दिया 37 नंबर का, इस राज्य के ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट के रूप में कैप्टन एग्न्यू का महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा था। तो कौन सा था, उसका जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है राजधानी परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन जो डी है इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा राजधानी परिवर्तन। अगला प्रश्न है नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुप्रिटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका जो आंसर अभी हम लोग कवर किए थे कौन था, आप सभी को पता है, ऑप्शन ए इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा कैप्टन एडमंड। ठीक है, अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न दिया है छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था हेतु मेजर एग्न्यू ने निम्नलिखित में से किस या फिर किन कर्मचारियों को नियुक्त किया था। तो किनको नियुक्त किया गया था इसके बारे में हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो अर्थात पहला जो जिस दिया है ना बरार पांडे, उसके बाद हो जाएगा पोतदार, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा अमीन। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो तीसरा दिया है ना अर्थात तीसरा पॉइंट है ये नहीं होगा, बाकी को छोड़ के 1 to 4 अर्थात 1 to 4 किस में, तो ऑप्शन सी में, किस में है, ऑप्शन सी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की थी। तो अभी हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कार्यकाल के बारे में देखे थे जिन्होंने राजधानी परिवर्तन किया था। ठीक है, तो वही इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, मेजर एग्न्यू। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन यहाँ पर बी जो है ना वो इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा, प्रश्न है इस राज्य में नियुक्त निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधीक्षक के कार्यकाल में सावंत भारती का विद्रोह हुआ था। तो किसके कार्यकाल में सावंत भारती का विद्रोह हुआ था इसके बारे में हमको यहाँ पर बताना है, और जिसका आंसर हो जाएगा ना दोस्तों वो हो जाएगा मेजर एग्न्यू। ठीक है, मेजर एग्न्यू जो है ना इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न दिया है ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों के लिए जाने वाले कर का नाम क्या था। ठीक है, जमींदारों के लिए जाने वाले कर का नाम पूछा गया, अर्थात जो टैक्स लगता था ना उसी के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है, और जो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना वो हो जाएगा टकोली। ठीक है, ऑप्शन जो डी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमको दिया है सुमेलित कीजिए करके दिया है ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ में पदस्थ अंग्रेजी अधीक्षक एवं घटनाएं। तो एक साइड आपको दिया है अधीक्षक, दूसरे साइड आपको देखने को मिलेगा घटनाएं। अब इसको हमको क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, क्या करेंगे, इसको हम लोग सुमेलित करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले जो कैप्टन एडमंड है ना वो क्या हो जाएगा, डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो पहले का चौथा हो जाएगा। किस में है, पहले का चौथा जो है सिर्फ ऑप्शन डी में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, बट बाकी चीज़ भी आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, तो बी का दूसरा यहाँ पर हो जाएगा, जो क्या किया था, राजधानी स्थानांतरण किया था रतनपुर से रायपुर। ठीक है, अगला यहीं पर देखिएगा आपको क्या देखने को मिलेगा, तो सैंडिस के लिए क्या देखने को मिलेगा, बस्तर और करद रियासतों के बीच विवाद, और एक बचा आपका कौन सा, तो देख सकते हैं क्रॉफर्ड। तो इसका जो हो जाएगा ना तीसरा था, तो छत्तीसगढ़ के प्रशासन का मराठों को हस्तांतरण। ठीक है, तो इसका जो आंसर हमको मिला ना ऑप्शन डी यहाँ पर मिल गया। अगला प्रश्न देखिएगा 44 नंबर का है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस करद राज्य में ब्रिटिश शासन काल में 2 आदिवासी विद्रोह हुए। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा बस्तर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, बस्तर इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर का क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, जिसमें दिया है मराठाकालीन छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण शासन का अंतिम ब्रिटिश अधिकारी था। तो कौन था इसके बारे में हमसे पूछा गया है, और जो इसका आंसर हो जाएगा ना वो आपको हो जाएगा ऑप्शन डी कैप्टन क्रॉफर्ड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको सेम क्वेश्चन और देखने को मिला, जो क्वेश्चन हम लोग एक बार कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिला, इसको हम लोग कर देते हैं स्किप और बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिएगा सावंत भारती किससे संबंधित है। ठीक है, तो किससे संबंधित है, शांति दूत से है, विद्रोह से है, समाज सेवा या फिर देश सेवा। तो किससे वह संबंधित है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, और वह संबंधित है विद्रोह से। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है ना इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया है, 49 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें दिया है 1818 से 1830 में छत्तीसगढ़ में पदस्थ अधीक्षक को सूची 2 अर्थात उसके घटना से हमको सुमेलित करना है।
तो कौन कौन सा था आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रायपुर में राजधानी स्थानांतर, ये कौन किया था, तो ऑप्शन जो बी है इसका आंसर सबसे पहले निकाल लो आप लोग। कई बार इसको भी हम लोग देख चुके हैं ना। अब उसके बाद देखो बी का जब पहला मिला तो किसमें किसमें बी में पहला है, तो एक ही ऑप्शन में, ठीक है, एक ही ऑप्शन में बी में आपको पहला देखने को मिला, जो कि देख सकते हैं ऑप्शन सी है। तो जो आप जानते हैं सबसे पहले उसके ऊपर नज़र दौड़ाइए, फिर आप आसानी से इसको आंसर निकाल सकते हैं इसका। तो देखो इसका सी मिला हमको आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है, इस राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसले शासक के अधीन था। ठीक है, तो किसके अधीन था ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, और जो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना वो हो जाएगा अप्पाजी भोसले। ठीक है, ऑप्शन जो ए है ना इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों से ठीक पहले छत्तीसगढ़ पर इनमें से किसका शासन था। तो किसका शासन था, तो आप सभी को पता चल गया। ठीक है, किसका शासन था, मराठों का शासन था। ठीक है, मराठों का शासन था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बस्तर और करौत का विवाद छत्तीसगढ़ के किस ब्रिटिश प्रशासन के सामने आया था। ठीक है, तो किसके सामने आया था, तो देख सकते हैं आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों, और जो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सैंडिश। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 53 नंबर का क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा, जिसमें दिया है, इस क्षेत्र को कब जिला कहा जाता था और प्रशासकों को जिलेदार कहा जाता। ठीक है, तो कब कहा जाता था इसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। 53 नंबर का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा ना हो जाएगा आपका ऑप्शन है 1830 से 1854। ठीक है, याद रखिएगा इस सन को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रघुजी तृतीय के, ठीक है, रघुजी तृतीय के शासन में छत्तीसगढ़ का जिलेदार नहीं था। तो कौन नहीं था इसके बारे में हमको बताना है, और जो इसका आंसर हो जाएगा ना आपका ऑप्शन सी हो जाएगा केशव गोविंद। ठीक है, केशव गोविंद इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न कवर करेंगे 55 नंबर का है, रघुजी तृतीय के शासनकाल जिसको हम लोग जानते हैं 1830 से 1854 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन से विद्रोह हुए। तो इस समय कौन कौन से विद्रोह हुए ये हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कौन सा विद्रोह हुआ, तो ऑप्शन जो पहला, ठीक है, धमधा के गोंड जमींदार का विद्रोह, उसके बाद जो दूसरा हुआ ना तो देख सकते हैं बरगढ़ के जमींदार का विद्रोह, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तारापुर का विद्रोह। तो 3 विद्रोह यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 3 विद्रोह जो कि ABC है, ये आपका आंसर नहीं होगा। तो ABC किस में है, तो ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह हुए। तो कौन कौन से स्थान पर विद्रोह हुए हमसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, तो अभी हम लोग कवर किए थे, जस्ट हम लोग अभी कवर किए थे। क्या हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा 1 to 4। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 to 4 यहाँ पर हो जाएगा, जिसमें दिया है धमधा दिया है, तारापुर और बरगढ़। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा ना 1 to 4 अर्थात कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। ठीक है, ऑप्शन सी में। अगले प्रश्न में जाने से पहले आपको बता दो, जो स्टार्टिंग में मैं बोला था कि कुछ जानकारी देने वाला हूं, तो यहाँ पर देखो इसी प्रकार के आप सभी को पता है कि अभी जो CGVAPM है और CGPSC है, ठीक है, इसी प्रकार के प्रश्न को पूछ रहा है। ठीक है, किस प्रकार के, कुछ इस प्रकार से, या फिर सही जोड़ी के रूप में रहेगा या फिर कूट वाला रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के प्रश्न हम लोग 200, ठीक है, 200 कवर किए हैं पूरा छत्तीसगढ़ से। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो चाहिए CG पुलिस के एग्ज़ाम के पहले, या फिर अगर आप लोग व्यापम में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर CGPSC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर वो क्वेश्चन आपको चाहिए जो कि कूट वाले रहेंगे और सही जोड़ी वाले रहेंगे, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मात्र आप लोग 10 से 20 कमेंट कीजिएगा ना, फिर आपको हम लोग वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें आपको पूरा छत्तीसगढ़ से, ठीक है, जितना संपूर्ण छत्तीसगढ़ है ना वहाँ से आपको लगभग 200, ठीक है, लगभग 200 वहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आपको अगर एक वीडियो में चाहिए कंप्लीट तो वो भी बताइएगा, या फिर 2 वीडियो में चाहिए तब भी आप उसमें कमेंट बॉक्स में क्लियर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे ना तभी वो वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। यहाँ पर देखिएगा 57 नंबर का है, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पूर्व निम्नलिखित ताहूतदारी नहीं थी। ठीक है, तो कौन सी ताहूतदारी नहीं थी इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन बी हो जाएगा संजारी। ठीक है, क्या हो जाएगा, संजारी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धमधा के गोंड राजा के विद्रोह के समय नागपुर के भोसला शासक कौन थे। ठीक है, तो उस समय भोसला शासक कौन थे इसके बारे में हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना वो हमारा हो जाएगा रघुजी तृतीय। ठीक है, क्या हो जाएगा, रघुजी तृतीय इसका आंसर हो जाएगा। चलो अभी हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है, आधुनिक छत्तीसगढ़ हम लोग कवर कर रहे हैं, अर्थात आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास बोल सकते हैं।
तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अभी कई बार पूछा जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद, ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन है करके पूछा जा रहा है, लगभग सभी को पता होगा। तो याद रखिएगा शहीद वीर नारायण सिंह, ठीक है, क्या है, शहीद वीर नारायण सिंह जी हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद। ये कई बार आपसे पूछा गया, अभी करंट में भी एग्जाम में पूछा गया था। अब इनका जाति के बारे में पूछा जाता है कि ये कौन सी जनजाति से थे, तो याद रखिएगा ये बिंझवार जनजाति से, ठीक है, कौन सी जनजाति से, बिंझवार जनजाति से थे। और बिंझवार जनजाति का जो चिन्ह होता है ना, वो क्या होता है, तीर का चिन्ह होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। कहाँ के जमींदार थे अगर आपसे पूछा जाएगा तो सोना खान के जमींदार थे, ठीक है, सोना खान के जमींदार थे। अब इनको क्या किया गया था, तो रायपुर में ना इनको फांसी दी गई थी। इन सब चीज़ को आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न हमको दिया है, बड़गढ़ अपने कार्यों की सूचना किसे देता था, ठीक है, तो बड़कर, ठीक है, बड़कर बोला है ना भाई, बड़गढ़ नहीं है, बड़कर बोला है अपने कार्यों की सूचना किसे देता था, तो किनको देता था, अपने कार्यों की जो सूचना है वह देता था कमाविसदार को, ठीक है, किसको देता था, कमाविसदार को वह अपने कार्यों की सूचना देता था। चलिए कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, लगभग 10-12 क्वेश्चन, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं, फिर जो वीडियो है ना हमारा कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, परगना पद्धति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रांतों को परगनों में विभाजित किया जाता था, जिसका अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। तो परगनों का जो अधिकारी है ना उसके बारे में पूछा है कि कौन था, तो याद रखिएगा जो परगनों का अधिकारी था उसको हम लोग कमाविसदार के नाम से जानते हैं, ठीक है, ऑप्शन जो ए है ना वो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगने का प्रमुख अधिकारी कौन था, ठीक है, तो यहाँ पर परगने का प्रमुख अधिकारी जस्ट हम लोग अभी कवर किए हैं, तो ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है, कमाविसदार इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इस राज्य में मराठा शासन काल में मोकासा, ठीक है, क्या मोकासा ग्राम का अर्थ था, तो क्या था मोकासा ग्राम का अर्थ, तो इसके बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया। तो मोकासा ग्राम का जो अर्थ था ना वह होता है दान दिया गया ग्राम, ठीक है, क्या हो जाएगा, दान दिया गया ग्राम। तो ऑप्शन जो ए है ना इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अब हमको क्या करना है, सुमेलित करना है। क्या सुमेलित करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पहले सूची में परगना व्यवस्था के अधिकारी और दूसरे में दिया है आपका दायित्व, ठीक है, दायित्व दिया है। तो ए के लिए देख सकते हैं कमाविसदार, अभी जस्ट हम लोग किए थे, परगने के आय व्यय का प्रभारी, परगने के प्रशासन का प्रमुख है, परगने की सामान्य स्थिति की सूचना देना और गांव का प्रमुख। तो जस्ट हम लोग कवर किए थे, क्या कवर किए थे, तो कमाविसदार को परगने के प्रशासन प्रमुख के रूप में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका दूसरा, ठीक है, ए का हो जाएगा आपका दूसरा। अब उसी प्रकार देखिएगा, ठीक है, उसी प्रकार अगला यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है, फड़णवीस, क्या दिया है, फड़णवीस दिया है। तो इसके संबंध में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ये हो जाएगा परगने के आय व्यय का प्रभारी, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पहला। अगला देखिएगा गौटिया करके दिया, ठीक है, गौटिया के बारे में क्या देखने को मिलेगा हमको, तो यहाँ पर जो गौटिया के बारे में देखने को मिलेगा ना वो होता है गांव का प्रमुख होता है, ठीक है, क्या होता है, गांव का प्रमुख होता है। उसके बाद एक ही बचा आपका, क्या बचा है, बड़कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका परगने की सामान्य स्थिति की सूचना देना। तो देखो क्या मिला है हमको, पहले का दूसरा मिला है। उसके बाद देख सकते हैं पहले का दूसरा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, ठीक है, ऑप्शन बी में इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न हमको दिया है जो कि सुमेलित नहीं है करके पूछा है, देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के अंतर्गत परगने पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो देख सकते हैं जस्ट अगर आप लोग ऊपर वाले अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको ऐसी आधा समझ में आ गया होगा। तो देख सकते हैं फड़णवीसदार के बारे में क्या बोला है, परगने के आय व्यय का हिसाब रखना, ठीक है, तो ये क्या दिया है, उनका हिसाब रखना, तो ये तो सही है। बढ़कर पर देख सकते हैं लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करना, दस्तावेज तैयार करने के बाद वो क्या करता था, तो किसी एक व्यक्ति को बताता था, उसका नाम क्या था, कमाविसदार को बताता था, तो ये भी सही है। अगला देखिएगा बराड़ पांडे, ठीक है, इसके बारे में क्या है, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ये सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 65 नंबर का क्वेश्चन है, देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में पौनी का अर्थ क्या होता है, ठीक है, पौनी के अर्थ के बारे में बोला है, तो क्या होता है पौनी का अर्थ, ये हमको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेष सेवादार। चलिए अंतिम स्लाइड हम लोग देखेंगे। अच्छा यहीं पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है, 65 यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर डाले हैं, यहीं पर हमारा जो है ना वीडियो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इसी प्रकार के अगर और वीडियो चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। साथ ही आप लोग अपने राय देना ना भूलिएगा जो कि वीडियो के संबंधित रहेगा, ताकि जिसको पढ़ करके थोड़ा मोटिवेट हो, ठीक है, और वीडियो हम लोग ला सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।